हुआ हल्के नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड बनता दिखाई दिया। कई सारे रिजल्ट्स पर मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है, लेकिन पहले निफ्टी बैंक को ऐसा क्या हुआ कि अब हम नेगेटिव जोन में कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? वीरू, जो फिसल रहा है, जिसका साथ नहीं मिल रहा है, उसकी बात कर ले। पहले निफ्टी बैंक का लग रहा था कि स्टडी रहेगा, लेकिन दोपहर आते आते यहाँ पर सारे गेन्स इसने गंवा दिए। बिल्कुल, देखिए आज तक करीब करीब 650 तक का 51,650 तक का स्ट्रेच मिला। मतलब ये अमूमन इतना स्ट्रेच देने में सक्षम है। मतलब 650 क्या है, अगर आप वहाँ पे एवरेजेस की प्लेसमेंट कर देंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा वो इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज डॉट जिसे कहते हैं ना, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज सुबह जब हम मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में, आपको याद होगा एक चीज़ मैं कह रहा था कि कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। फेड के निर्णय से पहले ये एक पॉज डे पॉसिबली हो सकता था, इसको गेस करते हुए कल के पिरामिड्स में अगर आपने एक चीज़ देखी होगी हर्षता, वो थी कि 51,500 की कॉल और पुट में इक्वल कंसंट्रेशन था, इक्वल आउटस्टैंडिंग ओआई था, विद ह्यूज प्लेसमेंट ऑफ आई थिंक ओआई एट 52,000, यानी 52,000 पे बड़े कॉल राइटर्स जो कि काफ़ी कंफर्टेबल थे, कॉल राइटिंग उन्होंने कर रखी थी, उनको अपने जोन तक स्ट्रेच आने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, और 51,500 पे कॉल्स और पुट्स दोनों बिकी हुई। यानी ये इंडेक्स अभी न नीचे की तरफ न ऊपर की तरफ इस एक्सपायरी डे में निकलने के संकेत दे रहा है। हर्षता, मैं यही कहूँगा, हाँ, इनफैक्ट वो पिरामिड्स दिखाएंगे डॉक्टर साहब जरा कल के, याद रखिएगा ये अभी के पिरामिड्स नहीं है, ये कल के पिरामिड्स हैं। कल को जरा देखिए एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल 51,500 की कॉल और पुट, ये सेम कंसंट्रेशन था 5100 की कॉल और पुट पे। दैट मीन्स ऊपर का स्ट्रेच हर्षता निफ्टी बैंक में तभी आएगा जब हम ट्रेवल करेंगे। वो एक पॉइंट है दैट इज 51,736। जब तक आप 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 51,736 740 के ऊपर ट्रेवल नहीं करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं है निफ्टी बैंक में कोई। और अगर कोई ट्रेड लेना है तो निफ्टी बैंक में वो बनेगा क्लोजर टू बेस वन, और वो परसिस्ट करता है 51,250 51,110। मैं अभी भी कहूँगा इस क्लोजिंग में इस प्राइस पे कोई ट्रेड नहीं है। इफ़ यू गेट अ डिप टुवर्ड्स 51,288 51,050 तब कोई ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज हर्षता इस प्राइस पे जिस तरीके से 51, जरा प्लीज़ कॉल पुट लेके आइए इस वक्त की आउटस्टैंडिंग वाई देखिए जरा, किस तरीके से 51,700 800 52,000 की कॉल बिकी हुई है, और किस तरीके से 51,300 400 500 की पुट बिकी हुई है। कोई ट्रेड नहीं है हर्षता यहाँ पे टिल द टाइम एक अच्छा डिप न मिल जाए टुवर्ड्स 51,250 या फिर हम 51,736 की ट्रैजेक्टरी को पार कर दें। देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स ने 47 लाख कॉल जुड़ी है 21,800 पे, जस्ट स्लाइटली अबाउ 20 डे में, और नीचे 51,400 पे करीब 45 लाख कॉल जुड़ी है। तो हर्षता ये आउटस्टैंडिंग वाइज जिस तरीके से इंटरडे में बिल्डअप हुए हैं, ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे पास अगर हम एक ऑप्शन राइटर है तो ट्रेड है, अदरवाइज डायरेक्शनल ट्रेड की गुंजाइश सिर्फ डिप पे बनती है टुवर्ड्स 51,250। हर्षता, ये इनफैक्ट आपके लिए क्लियरली निफ्टी बैंक की स्थिति, लेकिन वीरू, निफ्टी के लिए अब क्या वो लेवल होगा या फिर क्या वो कौन सा वो स्टॉक होगा जो दरअसल इसका साथ दे सकता है, इसको अब उस ऊंचाई की तरफ ले जा सकता है? देखिए हर्षता, एक ग्लोबल इवेंट है, मेरे ख्याल से कल हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था। मतलब इवेंट से 2 दिन पहले मेटल्स का पुश मिल रहा था, एफएमसीजी का पुश मिल रहा था, आईटी का पुश मिल रहा था, कल हमने वो लेवल नहीं निकाला। अब एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है हर्षता, रिलायंस को देखिए बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी बैंक थ्रस्ट जनरेट नहीं कर रहा है, सिर्फ फार्मा के बल पे एक बड़े कीर्तिमान को स्थापित करना, 25,000 को क्रॉस कर देना, इट लुक्स स्लाइटली डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है हर्षता। आप जरा हर्षता इस वक्त के कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को देखिए किस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है कल के इवेंट के लिए। मतलब कल एक्सपायरी भी है, कल हमें आई थिंक एक बड़े ग्लोबल मार्केट के आउटकम पे रिएक्शन भी देना है हर्षता। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 9 लाख कॉल बिकी हैं 24,900 पे, 25,000 की स्ट्राइक पे 13 लाख कॉल बिकी हैं, और आउटस्टैंडिंग हुआ हो गया 88 लाख, और नीचे 33 लाख कॉल बिकी हुई, पुट बिकी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ हर्षता, अगर आप मुझसे कहें कि एक इंडेक्स पे लॉन्ग रहना है पोजिशनली,
या इस प्राइस पर भी विद इंक्लूडिंग 100 to 150 पॉइंट्स ऑफ रिस्क मैं 24,931 पर निफ्टी ले सकता हूं इस इन स्टैट्स के बीच में। बट बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि चार्टिकली ऑप्शंस वाइज और स्टॉक फ्यूचर्स और इंडस्ट्रीज के प्लेसमेंट वाइज निफ्टी स्टिल बेट करने लायक लग रहा है। हर्षदा। ओके, तो निफ्टी पर नजरें रखिए और ऑफ कोर्स का बड़ा ग्लोबल इवेंट वो एफओएमसी की जो आज शाम को बैठक का आउटकम आएगा और उसके बाद जे पावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर मार्केट की नजरें रहेंगी। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि बैंक ऑफ जापान ने करीब 4 बेसिस पॉइंट दरों में इजाफा कर दिया है। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए वो स्टॉक्स जहां पर आज भारतीय बाजारों में एक्शन। इंश्योरेंस कंपनियां आज जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नितिन गडकरी साहब ने इनफैक्ट एफएम को चिट्ठी लिखी है कि जीएसटी के दायरे से बाहर लाइफ इंश्योरेंस को लाया जाए, तो ये सारे स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ते हुए एशियन पेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी बनी है। ग्रैन्यूल्स इंडिया कल दोपहर में नतीजे आए, कल दोपहर इस कार्यक्रम में भी हम चर्चा कर रहे थे, आज 7% ऊपर है। टाटा कॉम्स, जुबिलेंट फूड और ट्रेंट ये दूसरे स्टॉक्स बने हैं आज तेजी की तरफ। हालांकि मुनाफा वसूली टाटा कंज्यूमर में दिख रही है। ग्रासिम, ब्रिटानिया, पावर ग्रिड ये कुछ बैकफुट पर आज ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा इंडिया मार्ट 6% का नॉक इसने लिया है। इंडस टावर, बिरला सॉफ्ट के नंबर्स बाजार को रास नहीं आए और जेके सीमेंट में भी हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ। तो ये फिलहाल अब तक की स्थिति है, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में क्या ट्रेड लेना है, किन स्टॉक्स पर फोकस करना है, सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह से बात हो रही है आज दोपहर में, और इसके अलावा फिर ऑफ कोर्स टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश कावा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंके और सुदीप शाह हैं। 220 पर जिंदल स्टेनलेस के नंबर्स और फंड रेस पर कंपनी के ग्रुप सीएफओ अनुराग मंत्री को जोड़ेंगे। 245 पर जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है नेचुरल गैस की, और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स उस लिहाज से आज इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, फोकस में आए हैं। आलोक प्रियदर्शी को जोड़ेंगे। कल आने वाले नतीजों पर सन फार्मा, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज हैं। आशीष को कार्यक्रम में जोड़ेंगे। साथ ही आईटीसी और डाबर एफएमसीजी साइड पर क्या डिलीवर कर सकते हैं, सुमित ये बताएंगे। 250 पर आज हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ नहीं, अगर कैपिटल माइंड के फाउंडर सीईओ हैं तो ये शनॉय साहब जुड़ेंगे। अगर दिनशॉय ईरानी है तो वो ऑफ कोर्स वो हीलियस म्यूचुअल फंड के आएंगे। तो दीपक शनॉय हमारा साथ देने वाले हैं। 3 बजे यतिन से समझेंगे डीलिंग रूम में क्या कुछ एक्शन हो रहा है, और ऑफ कोर्स आज ऑटो बिक्री के आंकड़ों से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट, जो कल आएंगे उस पर यतिन और उल्लेख करेंगे। बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, इसे कहते हैं हर्षदा, कभी कभी उंगलियां फिसल जाती हैं, तस्वीर किसी और की होती है और नाम किसी और का हो जाता है। एक बार के लिए हर्षदा भी घबरा गई। होता है कई बार, है ना हर्षदा ऐसा। खैर चलिए अब एक काम करिए, ये बेहतरीन बैनर हमारे स्क्रीन पे है, और आज एक काम करते हैं, पहले ट्रेड्स कलेक्ट करना शुरू करते हैं उसके। मैं कह रही हूँ पेरिस से फोन आ जाता। नहीं, होता है कभी कभी कुछ होता रहता है खुद। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने, बिल्कुल। अच्छा, एक काम करते हैं, आते हैं अभी पहले एक कॉल्स बटोर लेते हैं यहाँ पे। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। काफ़ी एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में बाजार घिरा हुआ है और इसमें कोई राय भी नहीं कि ग्लोबल इवेंट है, तो बाजार शायद एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में अपने आप को प्लेस करके बैठा हुआ है। आप क्या पिक कर रहे हैं सर इस वक्त? या बिल्कुल आपने सही बताया, इनफैक्ट रेस्ट्रिक्टेड जोन पर है, इसलिए मैंने चुना है सेफ्टी स्टॉक आईसीआईसीआई प्रो। ट्रेड करा है 736 पर और ट्रेड स्टॉप होगा 730 का, सिर्फ 6 रुपए। ऑन द अपसाइड अगर चांस मिल जाता है, शायद मिलेगा, वो है 750 का। तो वेरी गुड चांस, आईसीआईसीआई प्रो 750 तक जा सकता है। ओके, आईसीआईसीआई प्रो, प्रकाश सर की कॉल यहाँ पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर पे ही ध्यान है, तो एचडीएफसी लाइफ जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और पैटर्न पहले से पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो 708 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करेंगे, और टारगेट 740 के सेट करेंगे। ये दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। अगर चाहें तो 720 का कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, और इस ऑप्शन में 32 रुपए 32 रुपीज के टारगेट सेट करिए।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए HDFC लाइफ में एक मौका साफ बन रहा है। विकास सालुंकी भी हमारे साथ है। विकास, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिका जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप अभी भी एक स्ट्रॉन्ग साइड में ही दिख रहा है, बट ऊपर में एक लगे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। बट मुझे अभी भी लगता है कि कमिंस इंडिया में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिस हिसाब से हमने देखा था एक रिट्रेसमेंट आने के बाद लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 4000 के टारगेट के लिए इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए। नीचे में 3790 का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करना है। वीकली और डेली दोनों चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में वापस फ्रेश रिकॉर्ड देखने मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी करेगा। तो ऊपर में 4000 के आसपास के टारगेट यहाँ पे कमिंस इंडिया में आते हुए देखने मिल सकते हैं। कि तो ये फिलहाल कमिंस इंडिया में 4000 की तैयारी करवा रहे हैं विकास जी। राजेश सातपुते, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर जो है वो डिफेंसिव सेक्टर पे है और इन पर्टिकुलरली फार्मा। इसमें से जो अच्छा लग रहा है अभी इस टाइम वो है सिप्ला का चार्ट। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसका इंट्राडे स्विंग मिलना चाहिए 1570 1580 के ट्रेजेक्टरी तक जाएगा ये। तो इस अगर स्विंग ट्रेड को प्ले करना है तो 1535 पे के ऊपर ये कंसोलिडेशन है, तो हम छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 1530 का और प्ले करेंगे फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1570 1580 सिप्ला। ओके, सिप्ला 1545 पे आपका बाय कॉल है। सुदीप, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू जी। वीरू, मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी स्पेस में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में मोमेंटम देखा गया है। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और स्टॉक की यदि हम वीकली चार्ट्स पर भी ट्रेजेक्टरी देखें तो वो एक राइजिंग ट्रेजेक्टरी में है और स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। तो मुथूट फाइनेंस में बाय करने की मेरी राय रहेगी। 1815 के स्टॉप लॉस से 1900 का टारगेट आने वाले 1 से 2 सत्रों में ये स्टॉक में आ सकता है। ओके, मुथूट फाइनेंस। डाक्टर साहब, जरा एक बार गोल्ड का प्राइस रखेंगे स्क्रीन पर। मुथूट फाइनेंस का जरा प्लीज़ एक बार थोड़ा सा बड़ा चार्ट रखिएगा, मतलब महीने 1.5 महीने का। मुथूट पे ये कॉल गई है 1544 पे। एक बार इनफैक्ट मैं ट्रेड को सुदीप के साथ थोड़ा फिर डिस्कस करना चाहूँगा। लेट्स ब्रिंग मुथूट। एक बार गोल्ड भी रखिएगा स्क्रीन पे डॉक्टर साहब प्लीज़। मुथूट फाइनेंस इस 1843 क्या उस शॉक जोन से, हाँ उस शॉक जोन से बाहर निकल के आया है। आई थिंक 23 जुलाई को जो डिप आया था उसके बाद अब और गोल्ड भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 69,000 की टेरिटरी में आ चुका है। तो ठीक है, ट्रेड का लॉजिक ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, अभी मार्केट्स पे आपकी अप्रोच है ग्लोबल इवेंट, और आप क्या लगता है मीन इस पॉसिबली इवेंट के बाद, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि शायद कुछ ना हो ऐसा ना हो, बट आई थिंक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और टिप्पणी क्या होगी उनकी, लेकिन मोर और लेस इंडियन मार्केट्स की अप्रोच क्या रहेगी इस इवेंट के बाद? और आज फार्मा ने एक लीड ली है, आप क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त इस बाजार में? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से शब्दावली जो है वो पिछले वाली शब्दावली से कोई विपरीत नहीं होने वाली है, और जो भी टिप्पणियां ब्याज दरों को लेकर के फेड की चेयर ने की है, हर बार एक बात आपको सुनने मिली है कि कटौती आंकड़ों के आधारित पर होगी, यानी कि डेटा डिपेंडेंट होगी। इस बार भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नर्म शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन निर्भरता जो है वो डेटा ड्रिवन पर ही होगी, और फिर से हम कामकाज पर लौट जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा फर्क अपने बयान में पावल साहब करेंगे, और वही होगी, और शायद थोड़ी बहुत अकोमोडेटिव टू नरम शब्दों का प्रयोग करेंगे, और फिर हम कामकाज पर लौट जाएंगे। जहां तक निवेश करने की राय है बुनियादी तर्क पर, तो एक स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में शानदार रुझान दिया है, वो है एनटीपीसी। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है एनटीपीसी पर, और 440 के लक्ष्यांक मध्यम अवधि के आधार पर हमने निर्धारित किए। पीसी और एनटीपीसी में जेफरीज ने तो जो कहना था कह दिया, और अब गौरांग भी कह रहे हैं थम्स अप, क्योंकि गौरांग आपने मेंशन किया एनटीपीसी कि आपने टोरेंट पावर के नंबर्स देखे, क्योंकि टोरेंट पावर आज सुबह में जब हम एनालाइज कर रहे थे वो जनरेशन रेवेन्यू
करीब 64%, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को भी आभास था कि ये स्टॉक एक दिन में 18% की तेजी दिखा सकता है। आज तो जो चला सो चला, लेकिन आगे किस तरह के रिटर्न्स कमा कर दे सकता है? मुझे नहीं पता अर्शदा, शायद आपको भी ज्ञान होगा। टोरेंट पावर सबसे प्राथमिक कंपनी थी जो पावर सरप्लस थी और कैश सरप्लस बैलेंस शीट पर थी, और केवल गुजरात के राज्य में नहीं, ये बाकी के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे, वहां पर भी अपनी ऊर्जा उपलब्ध करा दी थी। एक समय पर खरीदारी की राय थी जब ये 1100 के आसपास था, लेकिन ऐसे उछाल के बाद हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके हैं। हमने थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मुनाफा समेटने की राय दी है। फिलहाल खरीदारी की तो राय नहीं होगी। हाँ, लेकिन दूसरा विकल्प अगर आप हमें पूछते हैं हर्षदा, ऊर्जा उत्पादन में, तो टाटा पावर और CESC NTPC के साथ साथ हमें पसंद आता है। हाल अपॉर्चुनिटीज इस समय स्क्रीन पर आपको पावर सेक्टर से, टाटा पावर में एक अच्छा मौका। टोरेंट जैसे गौरांग कह रहे हैं पहले कवरेज में था, अब काफ़ी भाग चुका है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, गौरांग, आई एम श्योर आपने भी वो नोट पढ़ा है जो नितिन गडकरी साहब ने वित्त मंत्री साहिबा को लिखा कि देखिए GST के दायरे से लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां को लाया जाए। आई डोंट नो उस पर अमल किया जाएगा या नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर नोट जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी, आग लग गई है सभी स्टॉक्स में। ये बताइए कितना फीजिबल होगा सरकार के लिए वो करना, और अगर मौका मिला है फिर इंश्योरेंस कंपनियों में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी करने का, क्या ये एक्सपेक्टेशंस पर लिव अप करेंगी, आगे रिटर्न बेहतर कमा कर देंगी? पिछले 2 घंटों में मैंने करीबन 1 दर्जन फोन आए मेरे पास अर्शदा इसको लेकर के, और सभी जन ये पूछ रहे थे कि क्या ये लागू होगा। देखिए, एक चीज समझना जरूरी है कि अगर एक मंत्री दूसरे मंत्री को चिट्ठी लिख करके GST काउंसिल के तहत कुछ अगर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आती हैं उसको जोड़ने की या निकलने की राय देते हैं, तो GST काउंसिल की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता है। मेरे ख्याल से एक प्रोसेस है, एक गठन किया गया प्रोसेस है ये, और जो भी कुछ करना है फेर बदलाव, आप 2 मंत्री के बीच में अगर मत बन जाता है तो वो नहीं कर सकते। आपको GST काउंसिल तक जाना होगा, वहां पर आपको तर्क रखना होगा कि आप क्यों कह रहे हैं कि इसमें से आपको GST को निकाल देना चाहिए। तो एक खबर के आधार पर उछाल है। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है हर्षदा। मुझे नहीं पता होता है, लेकिन बातें आ जाती हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूं, मगर एक चीज है, इसका मेरे ख्याल से ये एक उछाल है। वो कहते हैं ना, व्हेन यू पॉप द सोडा बॉटल, तो जिस प्रकार से गैस पहले बाहर आती थी उस प्रकार से। लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क की मैं बात कर रहा हूं, तो नेट न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम की रन रेट धीरे धीरे करके पिछले 3-4 तिमाहियों से बढ़ती हुई नजर आती है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो बड़ा सम इंश्योर करके ले रहे हैं, ताकि उनके डिपेंडेंट जो है, परिवारजन है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो परिवारजन को एक अच्छा खासा सम मिले। इसके कारण आउटगो जो प्रीमियम का है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये 4 कंपनियां हैं जो हमारी खरीदारी की सूची में है, बुनियादी तर्क के आधार पर, न कि एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को चिट्ठी लिखी है उसके आधार पर। चलिए, तो गौरांग का लॉजिक और पिकिंग ऑर्डर क्या है ये आपने सुन लिया इस स्पेस में, इंश्योरेंस स्पेस में। अब मेन बाइल अब आते हैं कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स पे। एक बार आप लेके आइए निफ्टी IT 113 अंक ऊपर, और सुबह बहुत स्ट्रांग था, हालांकि ऊपरी इस तरह से थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, बट विद इन IT अगर आप कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंसेस को देखें, उसमें बिरला सॉफ्ट का जो प्राइस बिहेवियर है वो स्लाइटली अगर आप देखें आपको सरप्राइज करेगा। बिलो शॉर्ट टर्म एवरेजेस, बिलो मीडियम टर्म एवरेजेस। राजेश सतपुते जी, आपका टेक बिरला सॉफ्ट, सबसे पहले इसने 700 की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर किया, यहीं के आसपास इसके पुट राइटर्स का जोन था, यहीं पे आपका 150 प्लेस था, उस दोनों को ब्रीच किया। इसमें 660 तक का ऑन द डाउन साइड, यानी यहाँ से करीब करीब 18, 20, 25 रुपए का डाउन स्विंग खुल सकता है क्या? 660 यानी 200 डेमा तक का।
वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा पिक आपने चुना है, क्योंकि यहाँ पे हेवी शॉर्ट है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पूरा आईटी से, अगर आप बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर देखें तो एक अलग ही चल रहा है। और जिस तरह से हेवी शॉर्ट है, इसका 660 यानी इसका 200 DMA ये टेस्ट करेगा। सो एट ए लेवल ऑफ 687 जो सपोर्ट दिख रहा है, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो देखते हैं, वो था करीबन 698 का। तो 702 का 702 का स्टॉप लॉस रखे और बिरला सॉफ्ट को शॉर्ट करे, पहला टारगेट जो होगा वो रहेगा 660 से 655। तो एक ₹5 का रेंज पकड़ो, क्योंकि फॉल बहुत शार्प है, ये इसको 200 डेज को भी पेनिट्रेट कर सकता है। जैम, इस चार्ट को अगर आप थोड़ा सा और लंबे टर्म पे देखेंगे तो आपको लगेगा ये जो पूरी मिड कैप आईटी की या फिर आईटी की फर्स्ट वीक ऑफ जून से, यानी पोस्ट आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट्स जो मूव शुरू हुआ था, उसमें एक ये ट्रेजेक्ट्री में चल रहा था ऊपर की तरफ, और सडनली वो पूरी राइजिंग ट्रेजेक्ट्री है वो कोलैप्स हो गई है। तो बिरला सॉफ्ट इस वक्त काफ़ी शॉर्टिंग विटनेस करता हुआ। अच्छा, सिमंस का जिक्र हुआ था, सिमंस एक अच्छा ट्रेड साबित हुआ यहाँ पे, और एक दो स्टॉक्स में यहाँ पे रखना चाहूँगा स्क्रीन पे जो अच्छा कर रहे हैं और जिनमें मूव अच्छे खासे हैं। एक बार आप JSW स्टील लिखे, ये 2.25% ऊपर है, इसमें अच्छा मूव है। सेल में मूव अच्छा खासा है, मेटल्स मूव अच्छा जनरेट कर रहे हैं। सेल की प्लेसमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्टिंग है। आपकी राय क्या होगी इस वक्त प्रकाश गाबा सर? ये सेल बेस पे बैठा हुआ है और इस बेस की ट्रजेक्टरी से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे बगल में एक बार निफ्टी मेटल्स भी रखिएगा, और मैं इस चुनाव को क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे। निफ्टी मेटल इंडेक्स कल भी बड़ा स्विंग देके गया था एट 9548, आज भी ये उतना एग्रेसिव नहीं है, बट प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे है। प्रकाश सर, सेल पे आपकी राय या फिर अमंग मेटल्स आपका झुकाव किसी और तरफ है? या आपने सही बताया कि प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है। सेल में ट्रेड कर रहा है 151, स्टॉप लगाना चाहिए 150 का, सिर्फ ₹1। टारगेट 156 के पॉसिबल, मतलब ₹5, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में। मेरे ख्याल से सेल लेने लायक है बिल्कुल। हाँ, मुझे JSW स्टील भी अच्छा लगता है, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो वो भी एक 940 जोन देखेंगे, स्टॉप होगा 910 का, 915 का, तो दोनों ही अच्छे हैं, सेल या फिर JSW स्टील। सेल या फिर JSW स्टील में एक मौका तेजी का बन रहा है। अच्छा, एक ट्रेड जो सुबह में हमने मेंशन किया था जब हम 10 बजे के शो में उतर रहे थे, वो जुबिलेंट फूड था, और वो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अब लगभग 600 के लेवल्स पर आ चुका है, एक बहुत तगड़ा मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। सुदीप बताइए, आज दिन भर इसमें तेजी रही, अब इवेंचुअली आगे और जोर पकड़ेगा या नहीं, वो आपको चार्ट पर सिग्नल मिलना चाहिए। अब तक जो हमने देखा है, मोमेंटम काफी दिनों बाद लौटा है। अब कंपनी बताएगी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक्सेट्रा में किस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया है, लेकिन क्या निवेशकों को एक ट्रेड लेना चाहिए या नहीं? आप शायद म्यूट पर हैं सुदीप। जी हर्षदा जी, हर्षदा जी, अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये सिर्फ आज के लिए हमने मूव नहीं देखा है, हमने देखा है पिछले 15-20 सेशन से ये तकरीबन 500 रुपए से ये 600 रुपए तक आ चुका है। और ये जर्नी में स्टॉक ने अपना जो इंटरमीडिएट एक स्विंग हाई था जो 585 के आसपास था, जो दिसंबर 2023 था, ये अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ये लेवल पे स्टॉक अब नवंबर 2022 के बाद दोबारा आया है, तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा रिवर्सल है। आप डबल बॉटम पैटर्न भी आप देख सकते हो वीकली चार्ट्स पर। तो यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है 590 592 तक, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम में स्टॉक दिख रहा है अभी डेली वीकली दोनों चार्ट के पर्सपेक्टिव से साथ में देखे तो। और ओवरऑल 580 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर के साइड 630 से लेके 650 के लेवल्स लग रहे हैं, जो सितंबर अक्टूबर 2022 के लेवल से फिर से स्टॉक वो ट्रेजेक्टरी को रिविजिट कर सकता है। जुबिलेंट फूड्स 598.65। गौरांग, माजरा क्या है जुबिलेंट फूड के पीछे भागने का? हालांकि ये इस बिल्डिंग में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये हमारे पड़ोसी हैं और वो भी ऊपर के, मतलब ऊपर हैं हमारे। पर आपकी राय क्या है जुबिलेंट फूड्स पे? इस बार ड्राइव क्या कर रहा है? क्योंकि स्क्रीन पे चार्टी के लिए मतलब ये बहुत अच्छी सिचुएशन में है, और मेरे ख्याल से जनवरी 2022 से लेकर अब तक की पूरी चली आ रही चैनल वो कटने को तैयार है। बट अगर आपको इस स्पेस में एक कॉल लेने के लिए कहा जाए तो आप जुबिलेंट को प्रेफर करेंगे या फिर अदर आप वेस्ट लाइफ को प्रेफर करेंगे या फिर आप जोमेटो को ज़्यादा अच्छा मानते हैं इस वक्त?
देखिए, जोमैटो वीरेंद्र एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं क्यूएसआर सेगमेंट और बाकी अन्य रेस्टोरेंट्स की या फिर गौरमे रेस्टोरेंट्स की। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से वाजिब नहीं होगा। लेकिन आप क्यूएसआर की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर काफी लंबे समय से जब से ये कंपनी का आईपीओ आया था जुबिलेंट फूड वर्क का, तब से पहले तो उस टाइम पर आईपीओ में सब्सक्राइब का रिकमेंडेशन था और फिर उसके बाद निरंतर हमने हमारी जो बुनियादी तर्क के आधार पर स्टैंड अलोन कवरेज है जुबिलेंट फूड्स पर वो बरकरार रखी है। पिछले कुछ 1 या 2 दिनों में जो ऊपर तरफ के दायरे देखें तो हमारे जो लक्ष्यांक है वो बहुत करीब आ चुके हैं। एक थोड़ी बहुत चिंता जब डंकिन डोनट्स को लेकर के लॉन्च हुई थी, तब एक वेटेज भारी भरकम बोझ के रूप में बैलेंस शीट पर था। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो भी इतिहास हो चुका है। दूसरी तरफ प्राइस इंक्रीज करने में अपने प्रोडक्ट्स के जो मेन्यू में होते हैं उसमें ज्यादा लंबा समय नहीं लगता और हमें और आपको उसका भाव चुकाना पड़ता है। तो प्राथमिकता जुबिलेंट फूड वर्क्स डेफिनेटली पसंद आता है। अगर आपका निवेश है तो बने रहे। और इस बीच एक और क्यूएसआर ब्रांड बारबेक्यू नेशन के नंबर्स आ गए हैं। परफॉर्मेंस खराब है। हम जुबिलेंट फूड के पॉजिटिव्स गिन रहे थे, यहाँ पर लॉस आ चुका है 5 करोड़ का। एबिटा मार्जिन घटकर 25% से 16.5% रह गया। एबिटा लेवल पर दबाव देखने को मिला है। तो स्थिति बारबेक्यू नेशन के फेवर में नहीं बल्कि जुबिलेंट फूड के फेवर में ज्यादा दिखाई दे रही है। चलिए, कुछ देर पहले हम स्टील कंपनियों की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील प्लेयर। जिंदल स्टेनलेस के नंबर्स आ चुके हैं। वैसे परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। रियलाइजेशन में नरमी के बावजूद मार्जिन्स में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। इनफैक्ट Q1 में मार्जिन्स रफली 13% के आसपास दिखाई दिए हैं। मुनाफा हालांकि 12% नीचे आया है। क्या हुआ है एग्जैक्टली इस क्वार्टर में? हमारे साथ कंपनी के CFO अनुराग मंत्री जुड़ गए। अनुराग जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें एक अंदाजा दे सके कि रफली एबिटा पर टन क्या रहा, वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में? तो हर्षिता, जैसे आपने कहा, वॉल्यूम्स हमारे हमने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम किए इस क्वार्टर में। तो हमने रिकॉर्ड वॉल्यूम अचीव किए एंड डिस्पाइट द चैलेंज दैट जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है वो अभी भी हमारा एक्सपोर्ट मिक्स में जस्ट 10% ही रहा। तो एक्सपोर्ट मार्केट्स आर स्टिल नॉट गुड बिकॉज ऑफ द रेड सी इशू एंड बिकॉज ऑफ द यूरोप एंड यूएस स्टिल नॉट शोइंग द डिमांड ट्रैक्शन मच। सो उसके चलते लेकिन हमने जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं, स्पेशली ऑटो, रेलवे, पीएनटी सेगमेंट, उसको कैप्चर करते हुए अपने वॉल्यूम्स इम्प्रूव किए हैं। और जो हमारा वॉल्यूम ट्रैक्शन अच्छा रहा इस क्वार्टर। एबिटा पर टन हमारा अगर स्टैंड अलोन में देखूं जिंदल स्टेनलेस के लेवल पे, तो अराउंड 17,373 के आसपास रहा है रुपए पर टन। तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल जो हमने साल का गाइडेंस दिया 18 से 20 उससे नीचे है। लेकिन अभी ये पहला क्वार्टर है एंड जो हमने पिछले क्वार्टर में रीजंस एक्सप्लेन किए थे, जो निकल का वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी और उसके चलते काफी इम्पैक्ट पड़ा था लास्ट क्वार्टर 4 में। तो अगर आप देखेंगे तो हमने एक स्मार्ट रिकवरी हुई है हमारे क्वार्टर 1 के वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम स्टिल अभी भी हमारी गाइडेंस के नीचे है। देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर इन द मार्केट, एज जैसे मैंने एक्सपोर्ट का वो एक चैलेंज है मार्केट में, और एक इंपोर्ट का भी बहुत प्रेशर है जो स्पेशली चाइनीज इंपोर्ट्स आ रहे हैं। बट ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है वो अराउंड 17,000 के रुपए पर टन पे है। ओके, आपने मेंशन किया कि अभी भी एक्सपोर्ट मार्केट में इतना पिकअप नहीं है वो रेड सी क्राइसिस के चलते। क्या कोई विजिबिलिटी कि कब तक यहाँ पर पिकअप और एक्सपोर्ट मिक्स आपके फेवर में जा सकता है? देखिए, एक पूरे एकदम डेफिनेटली तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमको लगता है, एक तो यूएस मार्केट ओवरऑल रिकवर करना चाहिए आफ्टर यूएस इलेक्शन, विच इज नवंबर में जो इलेक्शन है। तो प्रोबेबली क्वार्टर 4 में यूएस का ट्रैक्शन आना चाहिए। और यूरोप में कुछ अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन जो रेड सी क्राइसिस है उसके कारण जो फ्रेट बढ़े हुए हैं उसके कारण वो मौत कार्य एक्सपोर्ट वायबल नहीं है। तो वी होप दैट कि जो रेड सी क्राइसिस और जो ये फ्रेट वाला जो इश्यूज है वो भी H2 तक थोड़ा सेटल डाउन होना चाहिए। तो अगर वो होगा तो विल H2 में वी शुड बी एबल टू सी सम अपटिक ऑन आवर एक्सपोर्ट साइड। मैं इसी विषय पे आता हूँ। जब एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं अनुराग जी, और
इंपोर्ट्स भी सब्सटेंशियली हाई हैं, तो किस प्रकार की आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ की आई थिंक मांग कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तो आप लोगों का सिक्योर रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है वीरेंद्र। आपने, अगर आपको ध्यान होगा कि जब एक बार डीजीटीआर ने पूरा एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया था, एंड जो उसमें हमारा जो डिमांड है वो कोई प्रोटेक्शनिस्ट का नहीं है। हम कह रहे हैं कि डाटा के बेस पे जो WTO नॉन कंप्लायंट सब्सिडीज होती हैं, देखिए सीवीडी या कोई ड्यूटी लगती है, उसका रीजन ये है कि अगर किसी कंट्री में WTO कंप्लायंट सब्सिडीज, नॉन कंप्लायंट सब्सिडीज दी जा रही हैं, तो एटलीस्ट कंट्री को जहां पे इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसको है राइट कि अपने उस पे एक बेस्ड ऑन द डेटा दे कैन इम्पोज द ड्यूटी। अगर आप उसके चलते देखेंगे तो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स है चाइना से, उस पे यूएस एंड यूरोप एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट ने ड्यूटी लगा रखी है। इंडिया में हमने जब डीजीटीआर ने इन्वेस्टिगेशन किया था तो 18 से 22% का निकला था कि देयर इज अ नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड व्हिच हैज बीन क्रिएटेड थ्रू द वेरियस ड्यूटीज व्हिच गवर्नमेंट ऑफ चाइना इज गिविंग in a various forms to the manufacturers। उसके चलते अभी आप देखेंगे बिकॉज यूएस यूरोप में उनपे ड्यूटी लग गई, इंडिया ने ड्यूटी लगाई लेकिन वो रिवोक हो गई थी। तो अभी जो इंडिया हैज बिकम देयर लार्जेस्ट डंपिंग मार्केट फॉर चाइना। तो जो रेजिडुअल, क्योंकि उनका माल और कहीं जा नहीं पा रहा है, वहां पे एक ड्यूटीज लगी हुई है, तो उसके चलते इंडियन मार्केट में करंटली वी आर सीइंग चाइनीज इंपोर्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो डिमांड है गवर्नमेंट से वो ये है कि जो भी डेटा बेस्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाना चाहिए अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए। सो उस टाइम जो फाइंडिंग निकली थी 18 से 22%। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहां पे निकला कि 30% की सब्सिडीज दी जा रही है, उन्होंने 30% की ड्यूटी भी लगाई उस पे। तो ये क्लियरली है कि 18 से 22% से लेकर 30% तक का there is a difference between which has so manufacturing cost से ज्यादा कि जो वहां की गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है और वो आके फिर हमसे यहाँ पे उस सब्सिडीज के बेसिस पे यहाँ पे माल डंप करते हैं, वो एक पूरा इकोसिस्टम point, sir. खराब करता है। तो हमारे केस में है। भी स्टिल मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि हम अनुराग जी, हाँ बताइए। मैं आपकी बात समझ गया सर एग्जैक्टली, और सेफगार्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा एक बताइए सर, एक तर्कसंगत सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, जब एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें इस वक्त चैलेंजिंग परिस्थिति में है और डोमेस्टिक मार्केट में डंपिंग काफ़ी हो रही है, अभी आप आपका एग्जैक्टली जो इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कितना है, और क्या एज ऑफ नाउ FY25 के अंत तक आप अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा इसी रेंज में रखेंगे, फर्दर किसी एडिशन की गुंजाइश लगती भी नहीं है सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, और आप करेंगे क्या? आपका इस पे उत्तर क्या है? देखिए, हमने वीरेंद्र क्या बोला था कि जो हमने टारगेट किया था, हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था लास्ट ईयर, तो वो हमने बोला था कि रैंप अप 2 साल में होगा। इस साल भी हम अभी रैंप अप फेज में हैं, तो उसके चलते हमने गाइडेंस भी दी थी कि हम 20% का वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं अपने वॉल्यूम्स में इस साल। नाउ जो अच्छा चीज है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमको पॉजिटिव लगता है हमारे उसके लिए हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और पूरा जो स्टेनलेस स्टील का यूजेज है वो शुड गेट अ ट्रैक्शन, जो मल्टीपल स्कीम्स अनाउंस हुई हैं। तो उसके चलते हमने देख रहा है कि ऑटो, रेलवे, लिफ्ट एंड एलिवेटर, ये कुछ सेगमेंट है जो अच्छा डिमांड दे रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। तो हम होपफुल हैं कि ये इसके चलते सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द एक्सपोर्ट मार्केट एट द एंड ऑफ H2, ऑल दिस के चलते हम अराउंड 20% का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम अचीव करने का इस साल के अंत तक। जी, ये 5,000 करोड़ आपके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है फंड रेज के लिए, कुछ खास प्लान है? कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं या फिर लश्कर तैयार कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे या कुछ एक्विजिशन करेंगे, क्या इरादा है? तो हर्षिता, अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में एक स्टेनलेस स्टील का डिमांड मोमेंटम अच्छा है, इसी के चलते हम वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स भी कंट्री में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक वॉल्यूम हम जो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स हम कैप्चर करना चाहते हैं डोमेस्टिक मार्केट के भी और पूरी तरह से कैटर करना चाहते हैं, और प्लस अदर प्लेयर्स भी हैं जो छोटे प्लेयर्स हैं, मार्जिनल प्लेयर, उनको भी इकोसिस्टम में रहना चाहिए।
तो ये जो डिमांड है बहुत अच्छी है स्टेनलेस स्टील में भी, हम जो आउटलुक देख रहे हैं आने वाले 4-5 साल में, और स्पेशली जो हमारे न्यूअर सेक्टर्स है, जैसे रेलवे में स्टेनलेस स्टील का यूज अभी लास्ट के कुछ सालों में बढ़ा है, ऑटोमोबाइल में, लिफ्ट एंड एलिवेटर्स में, ये सब सेगमेंट जो नए ऐड हुए हैं लास्ट के कुछ सालों में, ये अच्छा डिमांड ट्रैक्शन देंगे। तो हम जो चाह रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटीज को इस तरह से रैंप अप करें, बिकॉज कैपेसिटी टेक्स टाइम। तो हम जो देख रहे हैं कि ये एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन बोर्ड ने हमको अप्रूव किया है, ताकि हम कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आए वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ताकि अगर उसका टाइमली अगर हमको जरूरत है तो वी शुड बी एबल टू यूटिलाइज। हम अपने रेशियोज पे बहुत क्लोजली नजर रखते हैं, बैलेंस शीट बहुत हमने स्ट्रॉन्ग किया, आपने देखा होगा लास्ट उसमें, तो वो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसके चलते ओवरऑल ये एक एनेबलिंग रेजोल्यूशन है कि टू कैप्चर द ग्रोथ इन द फ्यूचर। ये की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है कि ज़रूरत पड़े तो फंड रेज फटाफट से हो जाएगा और कैपेसिटी भी उस लिहाज से बिल्ड हो जाएगी। गुड लक टू यू अनुराग जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदल स्टेनलेस आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, वरना नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। चलिए, मार्केट आपकी स्क्रीन पर अब 62 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। कुछ देर पहले हम बात कर ही रहे थे कि यहाँ से कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेकर आएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि इस घंटे इंडसइंड बैंक का प्रेशर कायम है, एक्सिस का प्रेशर कायम है, एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा सा फिसलने लगा है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने पहले ही मोड माहौल बनाया हुआ था मुनाफा वसूली का, लेकिन आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे सिर्फ 2 रुपए नीचे है, लेकिन इसका भार और वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए 31 रुपए का दबाव डाल रहा है ओवरऑल निफ्टी बैंक पर। आईसीआईसीआई एंड कोटक का ही सहारा है इस समय तेजी की तरफ। यह है मार्केट का हाल। इस बीच एविएशन की बात करते हैं। लोकसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक पेश हो गया है। ये विधेयक एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा। इसमें एग्जैक्टली होगा क्या, क्या पर्पस है? लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, क्या मकसद है इस नए विधेयक का, कैसे काम करेगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, दरअसल इस विधेयक के 2 महत्वपूर्ण मायने हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक सांकेतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि इस विधेयक के आने के बाद आज़ादी से पहले का जो विधेयक था वो रिप्लेस हो रहा होगा। जो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, उसकी जगह ये विधेयक जो है पास होने के बाद एक्ट के तौर पर काम करेगा। और इसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि आत्मनिर्भर भारत की योजना हर सेक्टर में तो सफल हो रही है, लेकिन एविएशन सेक्टर में अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ पोटेंशियल है, जिसमें अभी आत्मनिर्भरता या फिर मेक इन इंडिया वाली मुहिम शुरू नहीं हो पाई है। तो इस नए विधेयक के पारित होने के बाद आत्मनिर्भरता की तरफ एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ा जा सकेगा। इसका मतलब ये होगा कि विदेशी निवेशकों के आने का रास्ता साफ किया जाएगा, निजी निवेशक एविएशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकेंगे। इससे जुड़े हुए कानून में काफी ज्यादा बदलाव किया जा रहा है। तीसरा जो चीज है वो है आपको एमआरओ एक्टिविटी को लेकर के। आपको याद होगा कि एमआरओ को लेकर के, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन जो होता है, उसको लेकर के लगातार सरकार जोर दे रही है कि भारतीय एयरक्राफ्ट को अपनी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए विदेश में ना जाना पड़े, भारत में रहना पड़े। तो इसके लिए एमआरओ एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जरूरी प्रावधान इस बिल में किए जा रहे हैं। लेकिन ये तो रही बात सेक्टर के हिसाब से। जो पैसेंजर होते हैं उनकी सुविधा का भी ख्याल रखते हुए रेगुलेशन को थोड़ा सा सख्त किया जाएगा। जो रेगुलेटर हैं, चाहे डीजीसीए हो, चाहे ब्यूरो ऑफ एविएशन हो, दूसरे रेगुलेटर हैं, उनको ज़्यादा व्यापक अधिकार दिए जाएंगे ताकि यहाँ पे सुरक्षा सिर्फ और पैसेंजर की सुविधा का खास ख्याल रखा जा सके। तो ये कुल मिला के महत्वपूर्ण बातें हैं इस विधेयक की। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में जो पास किया गया, उसके डिटेल्स लक्ष्मण रॉय शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन पर फटाफट से नज़र डाल लेते हैं। एविएशन की बात हो भी रही है तो कंसिडरिंग ये एक स्टॉक है जो एक आउट परफॉर्मर रहा है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में राजेश जी हम इसकी चर्चा भी करते आए हैं। आज सुबह में आपको याद होगा हम जीएमआर एयरपोर्ट भी मेंशन कर रहे थे। 4479 के आसपास कोई ट्रेड, राजेश सातपुते? अच्छा जी, मुझे लगता है जब तक इंडिगो 4450 के ऊपर मेंटेन करता है, फ्यूचर की बात करूं मैं, तब तक यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप काउंटर है। सामने अगर आप टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट उसका जो रिसेट आया था करीबन 4650,
ये इसका इमीडिएट टारगेट है। इवेंचुअली ये 4650 भी सरपास करेगा क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ है। तो इट्स बाय ऑन डिप फॉर मी। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा पोजिशनली वो रहेगा 4400 का। काउंटर बड़ा, स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। इंडिगो स्लाइटली बैकफुट पे आज, करीब करीब फ्लैट ही है। आई मीन कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, सुबह से क्योंकि एनटीपीसी पे काफ़ी बात हुई, अब एक बार आप टाटा पावर भी लेके आइएगा। इट्स 454.90 और इसमें भी एक बहुत अच्छा क्लियर कट ब्रेकआउट है। और अब ये मेरे ख्याल से 24 जून, दैट मीन्स ऑलमोस्ट ये 2 सीरीज़ के हाईएस्ट क्लस्टर पैकेट टेस्ट कर रहा है और ट्रेड कर रहा है। और 4 से 54.85 ये इसका जून सेकेंड वीक का स्विंग हाई है। टेक्निकली एक रेंज ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल है। आपकी राय क्या होगी इस पर? मानस, टाटा पावर कैसे रीड कर रहे हैं आप, और कोई ट्रेड इस सीरीज के प्रोस्पेक्टिव से नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? तो देखिए, पहले डिस्क्लेमर दे दें, कुछ मिनटों ही पहले 455 का कॉल ऑप्शन हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया टाटा पावर का। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव है। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से अब ये जो पहले का हाई था 465 का, उसको ब्रीच करेगा और शायद 475 से 480 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी टाटा पावर में। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 444 के स्टॉप लॉस आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि 455 का कॉल ऑप्शन टाटा पावर का लिया जा सकता है। 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लीजिए 9 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से। टारगेट करीब करीब 35 रुपए के हो सकते हैं 444 के कॉल ऑप्शन में टाटा पावर के। जी हाँ, स्पॉट मैंने किया और इस पे आई थिंक उससे पहले माना से कॉल दे चुके हैं। देखिए, इसमें डिस्क्लेमर है उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी गेस करके इस स्टॉक को, और वो एक कॉल ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। और मैंने कुछ देर पहले जो एक वो ट्रेड निकाला था बिरला सॉफ्ट, राजेश जी ने उस पर टेक भी दिया था। जरा देखिए बिरला सॉफ्ट क्या क्रैक हुआ है। उसके बाद बात हुई थी पुट ऑप्शन की, 213 पे बात हुई थी, 678-75 पे आके ट्रेड करता हुआ 679। क्या स्लाइड आया है। काउंटर डे लो पर 678, यानी अगर आप टेक्निकली देखें तो अब ये सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ। फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 660 एक शॉर्ट था, 679 ऑलरेडी हो चुका है। मीनवाइल निफ्टी में एक अच्छा पुश है, और पुश निफ्टी में करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि हम अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में हैं, और अब हम इस वक्त ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड हो चुके हैं कल के स्विंग हाई से। शानदार मूव यहाँ पे। अब ये 30 पॉइंट जो है ना, यकीन मानिए इसको पार कराने के लिए आपको पुश चाहिए किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक से। जरा प्लीज़ एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे, कंट्रीब्यूटर्स को देखने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पार्टिसिपेट कौन कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ मैं अपनी स्क्रीन को देख के गेस कर सकता हूँ। इट्स आई थिंक ITC जो कि एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। इट्स 497.45। डायरेक्टर साहब अभी आएंगे हम टेस्ट पे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार ITC देखते हैं। यस, ITC प्री अर्निंग्स एक मूव दे रहा है। सुदीप, आपका ठीक ITC पर? वीरू जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से ITC में मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पे जब तक ये 488 490 का जो लेवल है ये होल्ड करता है, तब तक चांसेस ज्यादा कि ये 505 से लेके 510 तक जा सकता है। 510 के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक में एक रेजिस्टेंस आ सकता है। ओके, ITC थ्रस्ट जनरेट करता हुआ 497.40। एक बार जरा प्लीज़ यहाँ पे 500 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। मैं हल्का सा एक सेंस ले लूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी लगभग 4 मिनट बाद हम 4 का चौका लगेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा 500 की कॉल और 500 की पुट दोनों रखिए। देखिए, कल के प्रोस्पेक्टिव से रिलायंस भी महत्वपूर्ण रहेगा, निफ्टी IT महत्वपूर्ण रहेगा, निफ्टी बैंक महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ये भी रहेगा महत्वपूर्ण। 1355 पे प्रीमियम है और 96.38 लाख का आउटस्टैंडिंग YS की कॉल का एट द मनी, मोर और लेस इट्स एन एट द मनी कॉल। प्लीज़ पुट भी रखिएगा। और यहाँ पे 39, यानी कॉल राइटिंग ज़्यादा है। खैर, इस पर आएंगे, काम करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमें इसका मतलब जो अनुमान है वो भी हम देखेंगे। लेकिन 4 का चौका क्रम ये रहेगा। मानस जायसवाल सस्ता ऑप्शन यहाँ पे आज बताएंगे क्या ऑप्शंस में आपको चेज करना है 4 का चौका में। उसके बाद राजेश सतपुते जी फिर सुपरस्टार पिक करेंगे। 4 के चमत्कार विकास सालुके जी के सौजन्य से आएगा, और मिड कैप फंडा गौरांग जी आज प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि 2 बैलेंस हो चुके हैं, काम करते हैं ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। मानस, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए स्टील अथॉरिटी सेल में के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 155 वाला कॉल ऑप्शन 155 का सेल का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है।
₹5.45 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप ₹3.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और ₹8.50 ₹8.50 की टारगेट सेट करिए सेल के 155 के कॉल ऑप्शन में। ओके, सेल की 155 की कॉल। अभी कुछ देर पहले प्रकाश सर के साथ में यही ट्रेड डिस्कस कर रहा था और इसने प्रकाश सर ने भी इनफैक्ट अपना चुनाव जो था वो यही रखा था, 155 की कॉल। राजेश जी, आपका एफ सुपरस्टार आज का? देखिए, फार्मा के बाद थोड़ी नजर जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रा। आप कोटक बैंक का चार्ट देखिए, मुझे लगता है बेहतरीन चार्ट है। मुझे लगता है यहाँ से कम 1835 1840 तक का यहाँ पे मूव मिलेगा। 1800 के ऊपर जिस तरह से फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए, शॉर्ट स्क्वीज हम कहते हैं। तो 1835 1840 के टारगेट के लिए कोटक बैंक बाय करे। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 1790 का। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कोटक महिंद्रा बैंक में। विकास, बताइए चार्ट का चमत्कार। तो चार्ट के चमत्कार पे एक मिड कैप्स में जो स्मॉल कैप काउंटर है हाईटेक पाइप, जहां पे 150 का एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला और लास्ट कुछ दिन में वीकली चार्ट पे एक हीरो पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 178 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। नीचे में 145 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है हाईटेक जो यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है एक अच्छा आप यहाँ पे 178 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। 178 के टारगेट के लिए हाईटेक पाइप्स। गौरांग, बताइए आपका मिड कैप फंडा। तो हर्षदा, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में एक छोटी मझौली कंपनी है केईसी इंटरनेशनल, जिसके नतीजे बहुत ही बेहतरीन आए थे और हमारा जो अनुमान था उसके काफी ऊपर। निरंतर चौतरफा जो कारोबार है इनका, इससे योगदान बैलेंस शीट पर आ रहा है और नतीजे देखने के बाद जो लक्ष्यांक है वो करीबन 1020 के आसपास के रखे हैं। ये शायद मध्यम अवधि की मैं बात कर रहा हूँ और अगर आने वाले भविष्य में नतीजे इससे भी बेहतर आए तो उसी आधार पर इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, तो ये सारे ट्रेड्स आपके सामने। सेल के साथ शुरुआत हुई है आज सस्ता ऑप्शन की। 155 का कॉल सुझाया है इस समय मानस ने। जो टारगेट है वो ₹8.50। फिलहाल ये ट्रेड 5 रुपीज 65 पैसे पर मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के फेवर में राजेश सातपुते 1835 फिर 1840 की तरफ बढ़ेगा। स्टॉप लॉस आप 1790 पर रखेंगे। हाईटेक पाइप टारगेट 175, स्टॉप लॉस 145 का। और आखिर में केईसी इंटरनेशनल जो गौरांग पिक कर रहे हैं, तेजी की पोजीशन उनकी है इस स्टॉक में 1050 1100 के टारगेट्स इधर। चलिए इस बीच चंदन को जोड़ लेते हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून। सुबह में आपसे बातचीत हुई थी उस बेहद अहम कंसल्टेशन पेपर पर, लेकिन अब फोकस ट्रेड पर करते हैं। बताइए मार्केट के हाल देखकर आज क्या सौदा इस समय लेना बेस्ट है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बस इंतजार कर रहे हैं निफ्टी 25,000 के लेवल को छू ले। हालांकि वो एक नंबर रहेगा, बट अगेन वो रिक्लेम कर ले तो मार्केट के बेस है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, बट चीज ये है कि बाय ऑन डिक्लाइन बन रहा है, मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है। स्टॉक वाइज बात करोगे तो मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे कुछ फार्मा नेम पे और कुछ पावर नेम पे। तो टाटा पावर पे मैं फोकस कर सकता हूँ। डेली चार्ट पे देखे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगभग पिछले 30 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होके और ऊपर में 445 450 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो लग रहा है यहाँ से मोमेंटम बनना चाहिए। तो 444 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 473 तक के टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए। तो सेलेक्टिव पावर कंपनीज अच्छा कर रही है और टाटा पावर में पॉजिटिव ब्रेकआउट है जो इसको मौजूदा लेवल से 3 से 5% का रनअप दिखा सकता है। ओके, तो पावर कंपनी टाटा पावर की बात हम पहले भी कर रहे थे और वो टाटा पावर पर एक पर्सपेक्टिव इस समय आपको दिया भी जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो कल आने वाले हैं। एक आईटीसी आपकी स्क्रीन पर जो 1.5% ऊपर है नतीजों से ठीक पहले। आईटीसी नहीं, कल डाबर के भी नतीजे आएंगे, उस पर सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही सन फार्मा और टाटा मोटर्स। कुछ देर पहले वैसे हमने एमएनएम के नंबर्स देख लिए हैं। आशीष, टाटा मोटर्स में कल और आज में थोड़ा सा एक्शन बना है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट पहले से? नंबर्स तो वैसे ऑन द फेस ऑफ इट ठंडे नजर आएंगे। ये बात सही है कि 2 दिनों से काफी एक्शन तक, कल तो हाईलाइट था वो स्टॉक की चाल। टाटा मोटर्स की बिक्री साल दर साल 1% बढ़ेगी।
हमें बिजनेस परफॉर्मेंस पता है वैसे ही कि सीवी का मिला जुला रहा था 6% का उछाल साल दर साल, और पीवी पोर्टफोलियो 1% साल दर साल गिरा था। EBITDA 1.5% बढ़ेगा, मार्जिन फ्लैट रहेंगे साल दर साल, लेकिन क्यू ऑन क्यू मार्जिन में करीब 1% का 90 से 100 बेसिस पॉइंट्स का दबाव होगा, क्योंकि ये जो सीवी और पीवी का पोर्टफोलियो है इसमें इबिट मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे कम वॉल्यूम्स के चलते। हाँ, स्ट्रीट क्योंकि क्लोजली जेएलआर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, वो इंपॉर्टेंट, तो वहां पे वॉल्यूम्स पे 3% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली थी। एक्सपेक्टेड है इबिट मार्जिन्स होंगे 7.5% के, जो कि क्यू ऑन क्यू करीब 1.25% के आसपास गिर रहे होंगे। क्यों गिर रहे होंगे? अनफेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स है, खर्च बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम्स थोड़े से म्यूटेड है, लोअर है। ये तो रही टाटा मोटर्स की बात। जहां तक सन फार्मास्यूटिकल की बात है, बिक्री में 9% का जंप है, मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और मुनाफा 7-7.5% इंप्रूव हो रहा होगा। जैसे टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर इंपॉर्टेंट है, सन फार्मा के लिए इसका यूएस कारोबार, वो ड्राइव करता है मूड को, सेंटिमेंट को जब रिजल्ट्स आते हैं। एक्सपेक्टेड है कि यूएस बिजनेस 10% इंप्रूव होगा, $518 मिलियन पे पहुंचेगा, क्योंकि इनके स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में स्टेडीली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और इनके बेस पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर गेन्स देखने को मिल रहे होंगे। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का कारोबार 12% साल दर साल इंप्रूव होगा। और हां, नजर रहेगी FY25 के लिए R&D स्पेंड्स के आउटलुक पर, और दूसरी चीज हलोल, मोहाली, दादरा साइट्स पे यूएस FDA के साथ कहां तक बातचीत पहुंची, उसके रेमेडिएशन रिलेटेड अपडेट्स पर। शुक्रिया आशीष। बाकी सन फार्मा और टाटा मोटर्स कैसे भी रहे हैं, एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो है आपके हालात। प्लीज़ टेक केयर। एकदम लग रहा है कि मुंबई की बरसात ने पकड़ लिया इस बार, बहुत दिनों बाद। पकड़ नहीं लिया, जकड़ लिया, बहुत दिनों बाद। टेक केयर एक बार इस बार जकड़ ले, नहीं पकड़ लिया उसके बाद तो झगड़ा है ना, है। खैर ऐसे आप आराम कीजिए भी यहाँ पे। और अब एक काम करते हैं, आई थिंक पहले इन दोनों चार्ट्स पे चार्ट चेक लेते हैं, उसके बाद दो नंबर्स को और देखेंगे। शुक्रिया आशीष इस पूरा जानकारी के लिए एक बार। इट्स 1719 ऑन सन फार्मा। सन फार्मा प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे ख्याल से जितने भी लोग आई थिंक पिछले एक महीने में इसको राइड कर रहे हैं वो M2M बेसिस पे अच्छे प्रॉफिट पे होंगे, बट आई थिंक इसको लॉक करने की बात है। प्रकाश सर, ये ट्रेड अगर आपकी ग्रिप में होता तो कहाँ लॉक करते हैं? मतलब इस प्राइस पे ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिल्कुल वाजिब लेवल है, या फिर मान लीजिए मैं नंबर्स को खेलना चाहता हूँ तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस जो कि कल की वोलेटिलिटी को थोड़ा सा स्कोप भी दे सके, प्रोटेक्टेड भी रहे आपका लॉन्ग ट्रेड, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये 7 दिन से एक अपमूव मिल रहा है सन फार्मा, सन टीवी की बात, सन फार्मा की बात, सॉरी मेरी गलती हो गई, मैं सन फार्मा देख रहा था, सन फार्मा देख रहा हूँ, या सन फार्मा करीब 4 दिन से साइडवेज जोन पर है। 1700 एक जोन है, उसके ऊपर होगा तो ठीक है, जब तक 1700 के ऊपर है अब भी चांस है कि 1750 चला जाए, और एक बार 1750 चला जाएगा फिर 1800 का टारगेट खुल जाता है। तो मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप होना चाहिए, ट्रेड करा है 1718 पर, होना चाहिए स्टॉप 177 का, 1707 का सन फार्मा पर। प्रकाश सर भी आशीष के जोड़ीदार हैं और इनकी भी आजकल पिछले 3-4 दिन से तबीयत खराब है। yes. तो पहले आप सन टी पे चले गए थे, बट ठीक हो गए, करेक्ट कर लिया अपने आप को। अच्छा, दोनों ही चार्ट्स की प्लेसमेंट मोर और लेस सेम है, याद रखिएगा। सन फार्मा में भी एक वर्टिकल राइज आ चुका था और टाटा मोटर्स में स्पेशली नंबर्स से पहले एक वर्टिकल राइज आ चुका है, और आई थिंक मैं जो वर्टिकल राइज आ चुका है वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठीक बजट और बजट के बाद इसका जो लेवल था मेरे ख्याल से वो 988 था, और 988 से इसने एक वर्टिकल राइज दिया, वो गया करीब 1177 पे। तो आप समझ लीजिएगा कि करीब $200 रुपये का मूव, उसके बाद 1156 पे 150 रुपये का मूव, 15% का मूव विद इन आई थिंक फ्रैक्शन ऑफ 10 डेज ये लेके बैठा हुआ है। राजेश सतपुते जी, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस टाटा मोटर्स पे क्या होगा? जी देखिए, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा और वो रहेगा करीबन 1135 का। अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि इन्फोसिस चला था, TCS चला था, ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट, पहला हाई निकलता है फिर दूसरा हाई बनाता है, तो ये स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। 1135 का स्टॉप लॉस रखे, प्रोबेबली कल का टारगेट इसका 1200-1210 होगा।
तो ये फिलहाल आपके लिए व्यूज आते हुए इन सभी स्टॉक्स पर। चलिए अब मैनकाइंड फार्मा हाल ही में खबरों में था उस एक्विजिशन के चलते। यहाँ पर नतीजे आ गए हैं, मार्जिन्स घटे हैं, थोड़ा सा दबाव आता हुआ 25% के 22.6% के आसपास के मार्जिन्स। मेरे ख्याल में इनके ओवरऑल एबिटा में भी दबाव बनता दिखाई दिया, लेकिन प्रॉफिट और सेल्स का नंबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो उसे एक अंदाज़ा रहेगा। मार्जिन्स तो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। स्टॉक डे लो से कोशिश ज़रूर कर रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, लेकिन लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा क्योंकि 36 रुपये नीचे है। डिटेल्स हो तो दिखा दीजिएगा प्लीज़। मैनकाइंड फार्मा के एबिटा देखिए 655 करोड़ से बड़ा है, 682 करोड़ पर आया, तो कोई खास वजह होगी कि मार्जिन्स कंपनी मेंटेन नहीं कर पाई है। मार्जिन्स में हमने देखा है दबाव बनता हुआ नज़र आया ज़रूर है। चलिए प्रॉफिट सेल्स का जब नंबर आएगा उसको रिविजिट करेंगे। फिलहाल मुनाफा बड़ा है तो स्टॉक तभी भी दबाव में, कुछ डिटेल आने देते हैं। लेकिन बात करते हैं कल आईटीसी और डाबर दोनों एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे आएंगे। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, पहले तो आईटीसी कंसिडरिंग एक परफॉर्मर है, क्या एक्सपेक्ट करे मार्केट? देखिए आईटीसी केस में जो बाजार ने अनुमान लगाकर रखा हुआ है कि करीब करीब इनके सिगरेट वॉल्यूम में 3% के आसपास ही ग्रोथ रहेगी, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सबड्यूड रहेगी। हाई बेस के आगे ये नंबर आएगा। रेवेन्यूज करीब 7-7.5% बढ़ने का अनुमान है। मुनाफा 5% के आसपास की बढ़त, 5,143 करोड़ रुपए का मुनाफे का नंबर। मार्जिन 38.2% जो कि 39% से टूट कर आएंगे, यानी कि करीब 6-7% का एक डिक्लाइन, माफ करिए 1 से 1.5% के आसपास एक डिक्लाइन वहां पर रहेगा। एबिटा फ्रंट पे 7% की बढ़त, 6,676 करोड़ रुपए का एबिटा रहेगा। सिगरेट रेवेन्यू रफली 7% और 3% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट कारोबार के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेगी। आय ग्रोथ सिगरेट की 7% और वॉल्यूम ग्रोथ 3% के आसपास रहेगी। इसके अलावा वो हाई बेस था लास्ट ईयर में, तो उसका एक इंपैक्ट भी रहेगा। एफएमसीजी कारोबार में 6-6.5% की ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आएगी होटल कारोबार से, 12% की यहाँ पे ग्रोथ रहने का अनुमान है। और एबिटा और पैट दोनों में करीब करीब 1% के आसपास की ग्रोथ आपको होटल कारोबार के अंदर देखने को मिलेगा। रूरल की रिकवरी की तो बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ ड्राइव जो गवर्नमेंट ने किया कंजम्पशन को लेकर कामकाज, उसका एक इंपैक्ट रहेगा। इनके एग्री, पेपर, पैकेजिंग बिजनेस को लेकर क्या कमेंट्री आती है, ये क्रूशियल रहेगा। प्लस सिगरेट में बजट में कोई बदलाव हुआ नहीं, सो गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री कैसी रहती चीज़ों को लेकर कुछ क्रूशियल रहेगा। लेकिन पिकअप आया है अब तक जो वॉल्यूम के नंबर में, ज़्यादातर सबके नंबर्स वॉल्यूम के अच्छे आए हैं, तो अगर इनके भी बेटर आते हैं तो शायद मार्केट थोड़ा अच्छा रीड करेगा। दूसरी तरफ डाबर के नंबर्स में वहाँ पर एक अच्छे नंबर रहने का अनुमान है, क्यू ऑन क्यू और वाई दोनों ही आधार पर। 7% के आसपास की बढ़त बिक्री में, करीब 5.5% के आसपास मुनाफे में बढ़त। एबिटा 9%, मार्जिन में एक्सपेंशन है, 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक्सपेंशन आपको मार्जिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो रफली 6% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। रूरल मार्केट की रिकवरी, और रूरल मार्केट शायद अर्बन मार्केट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है डाबर के लिए, ये एक पार्ट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ग्रॉस मार्जिन करीब 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। इसके अलावा इनके हेल्थ केयर बिजनेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ है, और बेवरेज कारोबार जो है थोड़ा सा म्यूट काइंड ऑफ वहाँ पर परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा बादशाह मसाले का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अच्छा रहेगा, और डबल डिजिट इस क्वार्टर के अंदर रहने का अनुमान है। एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग थोड़ी हायर साइड पर रहेगी, तो उसके ऊपर कमेंट्री, और गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिव, मॉनसून, ये कुछ चीज़ें जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करे, लेकिन अच्छे नंबर डाबर के कंपैरेटिवली आईटीसी के बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। ओके, तो ये फिलहाल एक्सपेक्टेशन डाबर और आईटीसी की। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इन सभी सेक्टर स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ बिग मार्केट वॉइस में दीपक शनॉय कैपिटल माइंड के जुड़ेंगे, उनसे भी होगी डिटेल में चर्चा। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप
आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और मार्केट में आज हमने देखा है एक फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता हुआ, स्पेशली निफ्टी बैंक जो रिकवरी का नाम नहीं ले रहा है। 40 पॉइंट हल्की नरमी लेकिन दबाव के साथ। निफ्टी दूसरी ओर 24,950 के आसपास थोड़ा सा स्टेडी है। अब यहाँ से मार्केट में अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैपिटल माइंड के दीपक शनॉय हैं। दीपक, मार्केट पर मैं आपका पर्सपेक्टिव लूंगी, लेकिन आज जो सबसे बड़ा, आज कल शाम से जो सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक है कि क्या सेबी काफी ज्यादा कॉशियस हो गया है एफएनओ ट्रेड को लेकर, और जिस तरह के रिकमेंडेशंस उस कंसल्टेशन पेपर में सामने आए हैं, क्या वो वाकई में डेटर करने वाले हैं रिटेल निवेशकों को, जो शायद सेबी का मकसद है। उनका मानना है कि बेहिसाब लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा कैपिटल लगा रहे हैं और उसमें कई सारे लोगों के लॉसेस भी हो रहे हैं। क्या ये मेजर्स क्या उसको कम कर सकते हैं? हर्षदा जी, पहले तो ये बोलूंगा कि अगर हम ऐसे सिचुएशन में हो कि हर ट्रेडर को प्रॉफिट करना चाहिए, वो तो आई थिंक शायद होगा भी नहीं कभी। और ये भी नहीं होगा कि 50% या 60% प्रॉफिट बनाएंगे, 40% लॉस बनाएंगे। हमेशा इंडिया में किसी भी कंपेटिटिव चीज़ में टॉप 10-15% ही सक्सेसफुल होते हैं। आप चाहे आईआईटी के एग्जाम देख लीजिए, कोई भी कंपेटिटिव स्पेस देख लीजिए, कंपनीज भी देख लीजिए। टॉप अगर आप निफ्टी में जो टॉप 20 कंपनीज हैं, उसकी मार्केट कैप नियरली 85% ऑफ टोटल एनएससी मार्केट कैप होगा। अगर आप सिर्फ टॉप 20 या टॉप 30 कंपनीज को देखें तो क्या हम ये बता सकते हैं कि नहीं टॉप 500 में इक्वली मार्केट कैप स्प्लिट होना चाहिए? ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। आई थिंक विनर्स 10-15-20% के करीब ही होते हैं। और फ्यूचर्स और ऑप्शन मार्केट में इस पेपर में भी देखने को मिला है कि 85% लोग लॉस बनाते हैं, 15% लोग प्रॉफिट बनाते हैं। ये ऐसे ही होगा। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव क्षेत्र में देखें तो ऐसे ही मतलब स्प्लिट्स होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी फील्ड को रोक दिया जाए, पर ये जरूर है कि इस फील्ड में जो काफी छोटे ट्रेडर्स जो नुकसान करते हैं, वो कभी कभी वो अपने आप से खुद से बोरो भी करके बैंक से पर्सनल लोन लेके भी इन्वेस्ट करते हैं। और इस वजह से थोड़ा सा आई थिंक बैरियर रखना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास मिनिमम इतना कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। यूएस वगैरह में आपको या तो 10 लाख रुपए, आई थिंक अब 20 लाख, $25,000 विच इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज आपके पास अपने अकाउंट में नहीं है अगर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ ऑप्शंस बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल या फिर मार्जिन वाले ट्रेड्स नहीं कर सकते हो। इंडिया में ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपका मिनिमम इतना होना चाहिए। दूसरी जगह ऐसा भी होता है कि आप टेस्ट पास कर लो। आप टेस्ट पास करोगे तो ही आपको ट्रेड किया जाए, एफएनओ में ट्रेड आप कर सकते हो। इंडिया में सिर्फ कोई नेटवर्थ के रूल्स हैं। देखिए, नए रूल्स आए हैं, इन्होंने 2-3 चीजें अच्छी कही हैं। आई थिंक वो लॉट साइज इंक्रीज का, कि पहले 2 लाख हुआ करता था, फिर 5 लाख हुआ, और अब 15 लाख या 20 लाख के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज अगर आप देखें तो यही चीज पीएमएस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वो भी पहले 5 लाख हुआ करता था, पहले फिर 25 लाख हुआ मिनिमम, और फिर 50। उन्होंने ये कहा कि देखो, लोग, इंडिया की जीडीपी बढ़ी है तो लोग जो एक्चुअली जिसको रिच कहा जा सकता है वो 50 लाख के ऊपर है। तो यही अगर आप कहें कि लॉट साइज का जो हिसाब है वो 2 लाख एक जमाने में हुआ करता था, फिर उसको 5 लाख कर दिया गया। अब उसको अगर आप 15 लाख करें तो आई थिंक जीडीपी भी अबाउट 2x 3x हो गया उस टाइम से। तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी बैड। बाकी जो सजेशंस हैं कि थोड़ा सा मार्जिन आप लास्ट डे में इंक्रीज कर दो, या कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट ना दो, या फिर आप जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस मत रखो। आई थिंक दिस आर ऑल वैलिड असम्पशंस। लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस की जो इंक्रीज है वो आई थिंक वो चलेगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर निफ्टी अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अगर उसके रेट्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको नए स्ट्राइक्स इंट्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, और फिर आपका 50 से ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइक्स बढ़ जाएगा नेचुरली ही। पर इससे मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ही कम होगा। बेसिकली लोगों के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, और वो जो ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअली बिजनेस में ट्रेड करते हैं इसका, वो ज़्यादा कैपिटल लेके आएंगे और वो ट्रेड करेंगे। ये जो मार्जिनल ट्रेडर्स हैं जो 1 लॉट या 2 लॉट करते हैं,
उनका आई थिंक थोड़ा सा नुकसान होगा, पर वो भी ठीक है। अब पैसे बनाएं और पैसे बनाएं और उसके उस पैसे को लेके आप ज्यादा पैसे को लेके ट्रेड करें, देन इट इज बेटर। सिस्टेमिक रिस्क के थोड़े से इश्यूज है, वो आई थिंक ब्रोकर कंसंट्रेशन की वजह से उन्होंने वो निकाला है। उससे कोई मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़े ब्रोकर्स को इम्पैक्ट होगा। बट बाय एंड लार्ज आई डोंट थिंक कि मार्केट इससे ज्यादा खफा होगा। अगर ये आया भी तो 1-2 दिन की बात होगी बस। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल जो ब्रोकर्स, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्सचेंजेस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो पहला रिकमेंडेशन है कि हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक ही वीकली ऑप्शन हो और हम हर दूसरे दिन, हर रोज इनफैक्ट एक ऑप्शन वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते देखते हैं। दीपक, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये बीएसई के ज्यादा फेवर में होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसीलिए वो स्टॉक आज आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या फिर इसे आप उस कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव मानेंगे बीएसई के लिए? दूसरा, डिस्काउंट ब्रोकर्स जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनके बिजनेस और उनकी अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और वहां पर पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? तो जो लिस्टेड ब्रोकर्स हैं उनको यही होगा कि अगर वो ज़्यादा बड़े ये मतलब पहले ये हुआ करता था कि एंड ऑफ डे आपके जो पोजीशन ओपन इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आपको अगले दिन सर्टन थोड़े लिमिट्स दिए जाते थे कि अच्छा आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। वो एंड ऑफ डे हुआ करता था, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा, इंट्राडे भी मॉनिटरिंग होगा। तो अगर कोई जैसे ब्रोकरेज किसी आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पास 2% मार्केट शेयर है कल शाम को, आज के डेट में, आज की एक्सपायरी है, आज धुआंधार ट्रेडिंग होगी, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होगी, आपका मार्केट शेयर कहीं इंट्राडे में 5% चला गया, तो वो 5% अलाउड नहीं है कि सिर्फ मैक्सिमम 3% होना चाहिए। तो 3% के बाद आपको एक्सचेंज से ही सिर्फ स्क्वायर ऑफ के ट्रेड्स अलाउ होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जो ट्रेडर्स हैं जो एक ब्रोकर के साथ हैं, वो शायद अभी अपने बिजनेस को मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ करेंगे, ताकि अगर एक ब्रोकर का लिमिट हिट जो है, इंट्राडे भी हिट हो जाए, अगर ये नए रूल्स आ जाए तो इंट्राडे में दे कैन मूव देयर पोजीशंस टू सम ऑफ देयर पोजीशंस टू अनदर ब्रोकर। ये आई मीन वो जरूरत तो पड़ेगी कि मार्जिन आप स्प्लिट करो ब्रोकर्स के साथ, लेकिन ये जरूरी हो जाएगा और इससे आई थिंक ब्रोकर्स का इनकम भी कम हो जाएगा थोड़ा सा। एक्सचेंज का इनकम इसलिए कम होगा क्योंकि अब वो 5 दिन T+0 वाला ट्रेडिंग, मतलब वो जो एक्सपायरी डे ट्रेडिंग वाला जो बूम आया हुआ है रिसेंटली, वो अब 5 दिन के बजाय 2 दिन ही होगा और हर एक्सचेंज को एक ही दिन मिलेगा। तो एक्सचेंज इनकम थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर जैसे आपने कहा बीएसई को थोड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि उनके पास अभी 30% मार्केट शेयर है, वो जाके 50% मार्केट शेयर हो जाएगा इस T+0 वाले ट्रेड में। पर बाय एंड लार्ज ये ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट वेरी बैड फॉर द ब्रोकर्स और फॉर द एक्सचेंजेस। थोड़े टाइम के बाद जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी वो यहीं पे नॉर्मलाइज हो जाएगी और इससे कई ज्यादा प्रेशर हुआ करता था पहले 2007 में, जैसे इतने रूल्स आपके पास महीने में एक ही बार एक्सपायरी थी, पर उस टाइम पे जितनी मतलब फ्यूचर्स ट्रेडिंग हुआ करती थी, अभी भी उस टाइप के अगर आप जीडीपी को एडजस्ट करें तो उस टाइप की फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होती है। तो अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग का मौका आ गया है, सब लोग ऑप्शंस में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से आई थिंक एक तरह से बहुत ज्यादा रूल्स आ गए हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक कंस्ट्रिक्ट होगा वॉल्यूम, बट ज्यादा देर के लिए नहीं होगा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम लोग एडजस्ट हो जाएंगे और इसके बाद जिसको ट्रेडिंग करना होगा वो जरूर करेगा। स्पेक्युलेटिव जो एक्सट्रीमली गैम्बलिंग वाले ट्रेड, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में डिफरेंस है। जो जिस तरह से आपने गैम्बलिंग की तरह ट्रेड को देखा कि 5 पैसे पे खरीदूंगा इसका 40 रुपए हो जाएगा, ये वाला जो ट्रेडिंग इस तरह से जो होता है, आई थिंक काफी लोग सिर्फ उसको गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, एंड दैट्स अ बिट ऑफ अ सोशल प्रेशर अगेंस्ट इट, तो वो कम हो जाएगा जरूर। लेट्स सी फाइनल इसकी वेशभूषा क्या होती है और गाइडलाइंस कब तक आते हैं, कुछ इम्पैक्ट तो ये डेफिनेटली क्रिएट करेगा। अच्छा दीपक, कमिंग टू द मार्केट, और आज एक बड़ी थीम उभर कर आई है इंश्योरेंस कंपनियों की, लाइफ इंश्योरेंस स्पेशली। इस पर हम कुछ देर पहले भी बातचीत कर रहे थे।
अंडर पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की इस मार्केट में, हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है। उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी और रियायत मिले इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। बजट में एक्सपेक्टेशन थी, नहीं आया। अब नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं जीएसटी में कुछ कमी हो जाए तो बेनिफिट रहेगा, लेकिन क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट है इन कंपनियों में और पोजीशन लेने के लिए, इन द होप कि ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे, इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा? सच बताएं तो एक्चुअली इनमें बेनिफिट इसलिए है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो बढ़ गया है। हाँ। तो एक तरह से आपकी जो कंपटीशन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस काफी इन्वेस्टमेंट के तौर पे मतलब बेचा जाता है ज्यादा के इनकी सिर्फ इंश्योरेंस। तो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यूलिप में इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, ये नहीं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को इतना सम अश्योर्ड मिलेगा। वो कहते हैं कि मैं जिंदा अगर रह भी गया तो फिर भी मुझे रिटर्न चाहिए। अभी आप देखें अगर कि 5 लाख पर ईयर, 5 लाख पर ईयर अगर आप इन्वेस्ट करें यूलिप में, तो आपका कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है एग्जिट पे। मतलब आप जितना भी प्रॉफिट बनाए आप पे कोई टैक्स नहीं है। वेराज आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपके पास 10 या 12% आपका टैक्स लगेगा एंड में। तो दैट वे छोटी जो अंडर पेनिट्रेशन जहाँ पे चीज है वहां पे तो उनका बड़ा टैक्स एडवांटेज है कि आप चाहे इसको ये आप 5 लाख पर ईयर आप इन्वेस्ट करें, या 5 लाख से कम 2 लाख पर ईयर आप इन्वेस्ट करें, तो बाद में करोड़ भी हो जाए, 5 करोड़ भी हो जाए, फिर भी कोई टैक्स नहीं है इस पे। दिस इज स्टिल एन एडवांटेज फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। और ये मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है LIC में, लेकिन इस फील्ड में अब इनका एडवांटेज थोड़ा बढ़ गया है रादर देन कि कम हुआ है। GST कम होने से आई थिंक थोड़ा सा एडवांटेज है, पर बिगर एडवांटेज इज दैट दे आर नाउ द ओनली tax-free instrument apart from maybe EPF or part of NPS that is available for long-term investing. कि मतलब आप जब निकलोगे तब आपका टैक्स नहीं होगा अप टू 5 लाख पर ईयर प्रीमियम, तो उस तरह से एडवांटेज रहेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन कम है वो इसलिए आई थिंक प्रॉब्लमेटिक भी है कि अगर लोग मरते हैं तो अपने फैमिलीज के पास, उनके फैमिलीज के पास कुछ नहीं रह जाता और सिर्फ लोन्स रह जाते हैं, और उसकी वजह से लोगों को और ज्यादा लेना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो आई थिंक उसको 10-15 साल लगेंगे जब तक कि लोगों को पता चले और यूज करें वो ठीक तरह से। अच्छा दीपक जी, अब आते हैं कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स पे जो पिछले 10 दिन में है और आई थिंक स्लाइटली पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स। आप क्रूड की ट्रेजेक्टरी को देखिए, बीते 20-25 दिन में, और आई मीन 79-70, और मतलब स्पेशली उस फेज में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चरम पे हैं, आप लोगों ने क्रूड के इस प्राइस पैटर्न को रीड किया क्या? और झुकाव कुछ आपका पेंट स्टॉक्स पे या फिर क्रूड डेरिवेटिव्स, एयरलाइन स्टॉक्स, एडहेसिव्स, कुछ गया है आप लोगों का? वैसे पहले बहुत हुआ करता था कि इम्पैक्ट ज्यादा हुआ करता था। अभी दो चीजें हो गई हैं। एक तो ये कंपनीज भी थोड़ा सा हेज करने लग गई हैं कि अपना कॉस्ट थोड़ा सा हेज करें, ताकि हमें बेनिफिट तो नहीं मिलेगा नीचे जाने वाला, बट एटलीस्ट ऊपर अगर चला गया तो हमारा एक तरह से हेज हो जाएगा। और दूसरी, इनकी थोड़ी सी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है, बोथ एयरलाइंस एंड जो पेंट कंपनीज हैं, जो अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। पेंट कंपनीज में प्रॉब्लम एक्चुअली अब कंपटीशन की है कि काफी ज्यादा कंपटीशन स्पेस में आ गई है। वो क्रूड का इम्पैक्ट उसमें बहुत कम है, लेकिन एयरलाइंस में अभी भी ये डर है क्योंकि उन्होंने पूरा हेज नहीं किया हुआ और वो पूरा अपना कॉस्ट पास ऑन भी नहीं कर सकती हैं कि अगर क्रूड का प्राइस $110 हो जाता है तो आई थिंक ऐसे कंपनीज में प्रॉफिट्स कम होंगे। हमने पहले भी देखा हुआ है, पर पिछले आई थिंक 2 साल में क्रूड हैज कम डाउन और बिकम अबाउट $80, 80 और 90 के बीच में रहा है काफी। तो आई थिंक पीपल हैव गॉट एडजस्टेड टू दोस प्राइसेस। लेकिन इसमें एक्सट्रीम रिस्क सिर्फ एयरलाइंस में है, आई थिंक पेंट कंपनीज में कम है, और बाकी क्रूड डेरिवेटिव्स में भी थोड़ा सा कमी है। हमें लगता ये नहीं है कि अभी क्रूड प्राइसेस काफी ड्राइव करेंगी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चेंजेस में। यहाँ पे और ज्यादा चेंजेस हैं कंपटीशन की वजह से या फिर बिजनेस डायनामिक्स की वजह से। क्रूड प्राइसेस में ज्यादा इम्पैक्ट हम अभी बिजनेस में नहीं, स्पेशली फॉर दीज 2 सेक्टर्स, एयरलाइंस एंड पेंट्स।
मीनवाइल लेकिन जो कल मॉर्निंग में भी हर्षदा में बात कर रहे थे एशियन पेंट्स, आज ही बात हुई, एशियन पेंट्स ने इन 2 सेशंस में क्या मूव दिया है। परसों का क्लोज था लगभग 2976, अब 3103 पे आ गए, ट्रीट करता हुआ शानदार मूव इस स्टॉक ने दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा कमोडिटीज़ पे रहूँगा दीपक जी, इस बार प्राइस एक्शन कमोडिटीज़ और आई थिंक रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा है। फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स को देखिए, अब प्राइस वाइज केमिकल स्पेस ने पूरा आई थिंक रिफ्लेक्शन देना शुरू कर दिया है कि आई थिंक वर्स्ट फेज हम पीछे जाके छोड़ चुके हैं। इनफैक्ट लुक एट SRF अगेन क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, UPL इज स्टिल अ वीक केस। आप लोगों की प्राथमिकता इस स्पेस पे है क्या? कुछ एडिशन किया आप लोगों ने यहाँ पे? अभी तो नहीं, हमने एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि थोड़े से फंडामेंटल्स भी आ जाए यहाँ पे बेटर। लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि आई थिंक प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज आने लगा रिसेंटली, स्पेशली जो SRF, दीपक नाइट्राइट वगैरह जैसे स्टॉक्स में वी हैव सीन सम गुड मूव्स। यूजुअली ऐसा होता है कि साइकिल्स जब चेंज होते हैं, स्टॉक प्राइसेस पहले चेंज होते हैं, बाद में फंडामेंटल्स नजर में आते हैं। तो अभी तो हमें फंडामेंटल उतने नजर नहीं आ रहे हैं कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है ग्राउंड पे। छोटे से इंडिकेशंस थे बस, लेकिन अभी भी जो चाइनीज कंपटीशन का फैक्टर था या फिर कोई और ओवर सप्लाई का जो कैरेक्टरिस्टिक था, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन प्राइसेस बिल्कुल हमें ये दिखा रहे हैं कि कुछ शायद अंडरलाइंग मार्केट में चेंज है। हमें ये लगता है ये यूजुअली साइक्लिकल्स में प्राइसेस पहले मूव होते हैं, फिर बाद में आपको फंडामेंटल्स नजर आते हैं। तो शायद ये ऐसा ये जो लैगर्ड थे, बाकी सारा मार्केट ऊपर जा रहा था, ये नहीं मूव हो रहे थे, आई थिंक इनका भी टाइम आ रहा है और इस वजह से शायद यहाँ पे भी प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। अभी तक SRF और काफी कंपनीज में ऑल टाइम हाई नहीं आया है, लेकिन रिसेंट अबाउट में भी 2 मंथ या 3 मंथ हाई आ गया है। दैट वे आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, बट आगे जाके आई विल वेट फॉर सम ऑफ द एटलीस्ट द रिजल्ट्स एंड द फंडामेंटल्स टू चेंज माय ओपिनियन कि एक्चुअली अंडरलाइंग चेंज हुआ है कि नहीं। ऑटो कंपनियों पर मैं आपसे वैसे राय लेना चाह रही हूँ। अब तक ऑफ कोर्स हमने देखा है M&M के आज सुबह में नंबर्स आए हैं, देखेंगे टाटा मोटर्स क्या डिलीवर करता है, मारुति आगे के लिए क्या आउटलुक देता है। लेकिन दीपक, पोजीशनिंग क्या होगी कंसिडरिंग कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, कुछ देर में यातिन हमें बताने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन हायर रूरल डिमांड सभी FMCG कंपनियों ने कही है, लौटी है। आई एम अज्यूमिंग कि वो 2 व्हीलर सेल्स में रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर आपका व्यू क्या है और कोई ओपिनियन ओला इलेक्ट्रिक पर जिसका इशू परसों खुलेगा? ओला इलेक्ट्रिक पे हमने तो वैसे ज्यादा ये नहीं किया। हम वैसे PMS की वजह से हम IPOs में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यूजुअली हम IPOs के बाद 1 क्वार्टर रिजल्ट्स का वेट करते हैं, फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट लेने का मतलब वो प्लान बनाते हैं। बट यूजुअली अभी जो आपने कहा कि जो इलेक्शंस थे, अब इलेक्शंस की वजह से काफ़ी पैसा रूरल में गया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट रिजल्ट शुड बी स्लाइटली बेटर। बट वॉल्यूम्स तो हमें ऑलरेडी पता है कि पिछले क्वार्टर में क्या हुए थे, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा सरप्राइज का नहीं लगता है, एटलीस्ट फॉर द बिगेस्ट 3 हीरो, बजाज एंड TVS। बट आई थिंक दिस मंथ, दिस इज जुलाई मंथ, इसमें हमें पता चलेगा कि कितना चेंज हुआ एक्चुअली रूरल में। क्योंकि ये मौसम, आई मीन द मॉनसून इज ऑल्सो हिट, तो देर विल बी सम फीलिंग गुड कि इसकी वजह से हम अपने व्हीकल्स को अपग्रेड करें या नए व्हीकल्स लें। एंड वील सी वेदर दोज नंबर्स आर इंडिकेटिव कि रैली अगर जितनी हुई है इन कंपनीज में क्या वैलिड है एंड ज़्यादा इंक्रीज होगी कि नहीं। पिछले हीरो का आई थिंक वाज मैक्सिमम 7 lakhs पर मंथ, वो मैक्सिमम आई थिंक 4-5 साल 6 साल हो गए ऑलमोस्ट कि उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हैज द लीडरशिप चेंज एंड हैज द टोटल सेल्स ऑफ 2 व्हीलर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 2018 टू नाउ। दीपक, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। दीपक चिनॉय से हम बातचीत लास्ट ऑफ कोर्स ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर ही कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली गणित क्या कह रहा है, नंबर्स और फीडबैक क्या मिल रहा है, यतिन ये सारा डेटा क्रंच करके आ चुके हैं स्टूडियो में, तो सीधे उन्हीं से पूछ लेते हैं।
जहां पर थोड़ी सी उम्मीद है कि इलेक्शन से शायद वो डिमांड फ्यूल हुई होगी और डिमांड लौटी है रूरल इकोनॉमी में, क्या नंबर्स रह सकते हैं? तो हर्षदा देखिए, होलसेल नंबर्स जो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के थोड़े फीके रहेंगे इस टाइम, क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप भी है और डिस्काउंटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, नए लॉन्चेस भी हैं, तो सेल्स का मोमेंटम थम गया है। लेकिन टू व्हीलर स्पेस में और ट्रैक्टर स्पेस में रूरल मार्केट्स में अच्छी डिमांड के चलते आप एक पॉजिटिव सरप्राइज एक्सपेक्ट कीजिए। इनफैक्ट टू व्हीलर सेल्स में आप डबल डिजिट ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि बजाज ऑटो के नए लॉन्चेस भी अच्छा कर रहे हैं और ओवरऑल रूरल सेंटिमेंट काफ़ी शानदार है। कमर्शियल व्हीकल सेल्स जो है हाई सिंगल डिजिट्स टू मिड डबल डिजिट्स के आसपास की ग्रोथ आपको दिखा सकते हैं। एस्टिमेट्स की बात करते हैं और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से शुरू करते हैं, जहां M&M का ऑटोमोटिव सेगमेंट ग्रोथ लगभग 8% साल दर साल बेसिस पे आता हुआ नजर पड़ेगा। हालांकि टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपको बिल्कुल एक फ्लैट प्रदर्शन आता हुआ दिखेगा साल दर साल बेसिस पे। हालांकि मारुति का मोमेंटम बरकरार रहेगा उनकी SUV सेल्स की वजह से, तो यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए 1.88 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा, 4% की ग्रोथ। और सिक्वेंशली अगर आप देखें, मंथ ऑन मंथ देखें, तो यहाँ भी सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको आती हुई दिखेगी। इसके अलावा आइशर मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में 17% की साल दर साल ग्रोथ। टाटा मोटर्स का CV बिजनेस बिल्कुल फ्लैट रहेगा, क्योंकि इनके जो हेवी ट्रक्स हैं यहाँ बिक्री में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। लेकिन अशोक लेलैंड देखिए, यहाँ 4% की ग्रोथ आपको दिखेगी। अंदाज़ है कि 15,500 यूनिट से थोड़े ज़्यादा यहाँ आपको जुलाई महीने में बिक्री का फिगर आता हुआ नज़र पड़ेगा। लेकिन फोकस रहेगा टू व्हीलर स्पेस पे। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प दोनों ही जो मेजर टू व्हीलर प्लेयर्स है, यहाँ 10 से 15% के बीच की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। बजाज ऑटो में ऑब्वियसली जो सुधार हुआ है वो एक्सपोर्ट्स में भी हुआ है, तो ये भी फ़ायदा मिलेगा उसको। TVS मोटर और रॉयल एनफील्ड सेल्स में थोड़ी बहुत वीकनेस रहेगी, इन द सेंस के TVS मोटर्स में लगभग 7% की ग्रोथ और रॉयल एनफील्ड सेल में केवल 1% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे आपको दिखेगी। और ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो आपको ईयर ऑन ईयर 3% की ग्रोथ M&M के ट्रैक्टर कारोबार में, और एस्कॉर्ट्स के जो नंबर्स रहेंगे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे 5600 यूनिट्स के आसपास। ओके, तो ये सभी वो आंकड़े जिन पर नजरें रहेंगी। ये समय का अपडेट ऑटो सेल्स में साफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए सिचुएशन। एक बार ऑटो इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं और देखते हैं वहां पर क्या कुछ बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं। कल थोड़ा सा एक्शन था, हल्की बढ़त पर ट्रेड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यतिन, लगे हाथ डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है? ऑटो से जुड़ा हुआ कुछ है या नहीं? ऑटो से जुड़ा हुआ नहीं है कुछ, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक से जुड़ा हुआ जरूर बहुत कुछ है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का QIP आज कंक्लूड होगा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और इसी वजह से पूरा का पूरा अदानी पैक बजिंग है। इंस्टीट्यूशनल साइड पे अंबुजा सीमेंट्स में खरीदारी हो रही है रिजल्ट्स के बाद, और डीलर्स की राय माने आप अगर, तो BTST का ट्रेड वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। 690-695 के टारगेट्स 2-4 दिनों में आने चाहिए, और ऐसे भी अदानी ग्रुप में उनको लगता है कि थोड़ी बहुत बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अंबुजा सीमेंट ये एक स्टॉक है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। इसके अलावा MCX, एक नेगेटिव न्यूज़ था SEBI का कंसल्टेशन पेपर ऑप्शंस पे और फ्यूचर्स पे, लेकिन किसी भी प्रकार का असर BSE MCX के शेयर पे आज नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ जो सुबह शॉर्ट्स बने थे वो कवर होने आ रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है, और ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 9% बढ़ा है। फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। 4450 तक के टारगेट्स डीलर्स जो MCX के शेयर पे रख रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ वो BTST की सलाह जो है अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और सभी स्टॉक्स पे जो डीलर्स इस परचेज कर रहे हैं उस पर कमेंट्स करने के लिए। मीनवाइल निफ्टी 24948। एक काम करते हैं, कल के पर्सपेक्टिव से इंडेक्स की अप्रोच क्या होगी उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले सारे ट्रेड्स कलेक्ट कर लें। याद रखिएगा, ये ट्रेड्स अगर आप ले रहे हैं तो ओवरनाइट रिस्क आप एक ग्लोबल इवेंट के मद्देनज़र ले रहे हैं। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे आप कल की सुबह के लिए, गुरुवार निफ्टी का एक्सपायरी का दिन? जो स्टॉक पसंद है मुझे इस वक्त वो है JSW स्टील। ट्रेड कर रहा है 926 पर। 920 का स्टॉक लगना चाहिए 6 रुपए का। टारगेट 940 के नजर आते हैं BTST के तौर पर JSW स्टील। BTST ट्रेड, JSW स्टील, मेटल्स पे आपने फोकस किया। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, इंश्योरेंस क्षेत्र पे ही ध्यान है, तो SBI लाइफ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2 दिन के करेक्शन के बाद लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो 1749 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। केवल 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 1785 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं SBI लाइफ के फ्यूचर में। SBI लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी। चंदन, आपका ट्रेड? चंदन, आप म्यूट पर हैं। बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा HDFC लाइफ पे।
आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे वीकली और मंथली चार्ट पे बना है। तो एचडीएफसी लाइफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और वैसे देखें तो लगभग इस काउंटर में 30-32 महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो 700 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह, 750 तक के अपसाइड यहाँ पे बननी चाहिए। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी लाइफ में जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक है इस समय निफ्टी का। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे पेंट स्टॉक्स में एक अच्छा मूव है। एशियन पेंट में ब्रेकआउट आया है, जेएसडब्ल्यू स्टील सॉरी बर्जर पेंट में एक मूव अच्छा दिख रहा है, तो बर्जर पेंट को लेके जाएंगे। 555 करंट मार्केट प्राइस है, 546 ये दिन का लो है। बस यही हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे और जो कल का टारगेट होगा मुझे लगता है करीबन 575 580 का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है, तो इट्स अ बाइंग बर्जर पेंट। ओके, बजट पेंट्स। गौरांग जी, आप क्या पिक करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम सक्षम नहीं है कि कल सुबह के लिए क्या हम लेके जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर समय की पाबंदी नहीं है वीरेंद्र, तो मेरे ख्याल से ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड, इसकी चर्चा हमने मेरे ख्याल से इस हफ्ते या फिर पिछले हफ्ते करी थी। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और स्विच मोबिलिटी में अगर उत्तर प्रदेश में जो नई उत्पादन क्षमता शुरू करने जा रहे हैं, अगर ये जल्द तारीख पे होगी तो मेरे ख्याल से योगदान काफी अच्छा आ सकता है बैलेंस शीट पर। ओके, अशोक लेलैंड आपका ये पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में स्टार परफॉर्मर रहा है इस दौर में। अब आते हैं इंडेक्स के अप्रोच पे। डायरेक्टर साहब, इंडेक्स लेके आइएगा एट 24957। हम डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं और याद रखिएगा इट विल बी अ बेस्ट एवर क्लोज फॉर निफ्टी। ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। इंट्राडे हाई करीब करीब 24,999.75 है, बट क्लोजिंग ये ऑल टाइम हाई पे होने जा रही है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत जो घबराहट निफ्टी में है वो इस ग्लोबल इवेंट को लेकर है, अदरवाइज ये क्लोज अच्छा है, बेहद शानदार है। एक बार जरा प्लेसमेंट लेके आइए आप ऑप्शंस की। मैं आपको एक चीज़ कल भी दिखा रहा था और आज भी दिखाऊंगा। जरा प्लीज़ वो 6 स्ट्राइक्स पर लेके आइएगा और जरा 25,000 की कॉल दिखाइएगा। इस पर कल भी एग्जिट हुआ था FIs, कल भी 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए थे और 24,900 की कॉल में आज 10 लाख शेयर जुड़े। क्वाइट नेचुरल, क्योंकि हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 25,000 की कॉल में कोई एडिशन नहीं है, यानी फर्दर राइटर्स जो थे वो आज नहीं आए। और 24,900 के पुट में 21 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, मतलब 55 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ और 21 लाख शेयर जुड़े। दैट मीन्स एटलीस्ट इंडेक्स दमखम दिखा के जा रहा है। मैं निफ्टी बैंक को अभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। इट्स स्टिल बिलो 10-20, तो उसको लेने का कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर आप एक रिस्क ले सकते हैं तो प्लीज़ निफ्टी को कैरी करिए। अगर आप 24,700 24,710 तक का रिस्क ले सकते हैं तो निफ्टी कैरी है हर्षदा मेरी तरफ से। अगर आप 24,710 24,720 तक का रिस्क ले सकते हैं हर्षदा। वीरू स्पीच मारुति के नंबर्स आ गए। आपकी बारी थोड़ा सा लेट आया नंबर, क्योंकि अब तक वो बारीकियां आ जाती हैं, लेकिन प्रॉफिट का आंकड़ा 3650 करोड़ पर, एक्सपेक्टेशन 3272 करोड़ के आसपास थी, तो उम्मीद से बेहतर वो नंबर आपको दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू देखिए 35,531 करोड़ पर आया है। इधर एक्सपेक्टेशन 34,492 करोड़ की थी, तो उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े। अब देखते हैं ऑपरेशनली कंपनी ने क्या किया। 4,502 करोड़ का EBITDA कंपनी ने डिलीवर किया है। अनुमान 3,986 करोड़ का था, तो उम्मीद से बेहतर वो फिगर भी देखने को मिल रहा है और मार्जिन्स भी आए हैं 12.5% पर। तो हर पैरामीटर पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। वीरू, लगभग प्रॉफिटेबिलिटी में 47% का इजाफा देखने को मिल रहा है, तो बाय फार एक बहुत बड़ा बीट है। 3650। अब इसमें वो हाइब्रिड का कमाल दिखा या फिर रूरल इकोनॉमी में छोटी गाड़ियां ज़्यादा बिकी है, वो डिटेल आएगा, लेकिन नंबर्स बाय फार बहुत ही शानदार। गौरांग, क्विक टेक देना चाहेंगे मारुति के आंकड़ों पर? उम्मीद से बहुत बेहतर, और मेरा मानना है कि अगर सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज अगर ब्रेकअप भी आ जाता है तो शायद इन आंकड़ों को समझने में और भी सरलता हो जाएगी अर्शदा। लेकिन मार्जिन्स और मुनाफा मेरे ख्याल से जो आकलन किया था उससे बहुत बेहतर रहा है। डिस्क्लोजर दे दे, अभी तक जो नतीजे दिए थे उसके आधार पर 1300, 700, 13
या 13,700 से लेकर के 13,800 के लक्ष्य निर्धारित किए थे। नतीजा अभी आए तो थोड़ा चयन आत्मचिंतन अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, रिवाइज करने के लिए लक्ष्यांक को। ये इनफैक्ट 3% ऊपर स्टॉक है, क्लोज मजबूत रहेगा। मानस, ट्रेड कैरी करना है कल के लिए? कल तो ऑफ कोर्स और डिटेल्स और बारीकियां आएंगी। देखिए, चार्ट तो अभी भी अच्छे लगते हैं मारुति के। अगर आप देखिए तो करीब 4-5 दिनों की रैली के बाद आज स्टॉक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अभी भी कैरी करना चाहिए, केवल अपना स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए। 13,100 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके चलिए 13,750 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल मारुति 3.25% के गेन्स। ये फिलहाल आपके लिए नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स आए हैं और अच्छा प्रदर्शन। इस बीच बैन का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ऑफ कोर्स 1 मिनट बचा है, क्लोज की तरफ भी बढ़ेंगे। तो एक स्टॉक जो दरअसल बैन में जाने की पूरी तैयारी कर गया, 2 स्टॉक्स हैं। एक ग्रैन्यूल्स है क्योंकि वहां पर बेतहाशा पोजीशंस आई है 127% तक की, और आरबीएल बैंक भी 93% तक की पोजीशंस पर बैन की तैयारी कर रहा है। ये दोनों स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए। चलिए देखते हैं मार्केट कहां क्लोज हो रहा है। तो 24,973, 975 के लेवल्स इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 120 अंकों का इजाफा। आज दिन भर शांत रहा, लास्ट आवर में कुछ मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। आधे % के गेन्स पर निफ्टी 50 अपनी क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा जोश आया। आपको याद होगा कुछ ही देर पहले हम कह रहे थे कि नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, जूझ रहा है। 130 अंकों का एक पुल बैक देखने को मिला और यहाँ पर एक बड़ा मूव देखा गया है। आईटी स्टॉक्स फेवर में, मिड कैप्स में जोश, 380 अंकों का इजाफा। लेकिन ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ओवरऑल सेक्टोरल स्थिति क्या बनी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि अकेला मारुति 450 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और उस पूरे ऑटो इंडेक्स में इसने जान भरी है। करीब 200 अंकों का इजाफा वहां देखने को मिला है। इसके अलावा एफएमसीजी में आईटीसी लीड कर रहा था, उस मूव को लगभग 300 अंकों तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। मेटल्स के लिए एक फेयर सेशन। बैंक निफ्टी आखिर आधे या 20 मिनटों में तेजी दिखा रहा है। कैपिटल गुड्स का भी योगदान रहा है। फार्मा कंपनियों में सन फार्मा जैसे ट्रेड्स आज चमके हैं, वहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। ऑन द बेल हीट मैप क्या संकेत दे रहा है वो आपके सामने आ जाएंगे। आज का क्लोज आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, भले ही आज दिन भर एक बहुत ही नैरो रेंज में इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। मारुति टॉप ट्रेड्स में क्लोज हो रहा है 4% के गेन्स देखते ही देखते। जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.5% का इजाफा। इंश्योरेंस कंपनियों में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ आज फेवर में रहे। आज एशियन पेंट के लिए एक मजबूत सत्र। एनटीपीसी कल से आज में अच्छी तेजी में था। हिंडाल्को में खरीदारी देखी गई है। बैंक और निफ्टी बैंक में जो रुझान या ऊर्जा आई अचानक, कोटक का हाथ है, करीब 1.5% तक का इजाफा वहां बनता दिखाई दिया है, वो पॉजिटिव क्लोज दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा आधे % के गेंस, जहां पर ज्यादातर समय नेगेटिव साइड पर था। एचडीएफसी बैंक हमने देखा कुछ हल्की पॉजिटिविटी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया और एसबीआई का भी हाथ रहा है। ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डी, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ बैकफुट वाले ट्रेड्स रहे हैं आज। टेक्नोलॉजी में टेक महिंद्रा का साथ, लेकिन इन्फी की तरफ से हमने देखा एक थोड़ा सा शांत प्रदर्शन। टीसीएस भी ओके ही था आज के दिन। ये है फिलहाल आज का क्लोज। 121 अंकों की बढ़त पर 24,978 पर आज क्लोज देखने को मिल रहा है। वेडनेसडे दोपहर अच्छी रिकवरी लौट आई है वीरू क्लोज होते होते निफ्टी बैंक में। बिल्कुल हर्षदा, थैंक्स टू मारुति। और मारुति के पास वक्त नहीं था लेकिन तो ये चलता खूब। खैर इस पर एनालिसिस जो है वो सुबह प्रस्तुत करेंगे। मीनवाइल क्लोज बच्चा है एट 24,978। याद रखिएगा निफ्टी का ये क्लोज अब तक का शिखर, यानी बाजार का ऑल टाइम हाई। बाकी यहाँ से 25,000 के ऊपर का सफ़र ये तय करेगा कि यूएस मार्केट में आज रात को क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और पर मारुति ने, मैं जैसे सुबह भी कह रहा था कि मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन नेकलाइन ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स अगर बाजार में हर्षदा कोई है तो इस वक्त वो है मारुति। मेरे ख्याल से हर्षदा ने नंबर पड़ा था 13,050 पे और क्लोज आया 13,370। मारुति एट ऑल टाइम हाई, शानदार क्लोज। कल सुबह गुरुवार निफ्टी की एक्सपायरी का दिन और स्पेशली यूएस मार्केट्स और फेड की आई थिंक भाषा शैली सब कुछ होगी हमारे साथ। सुबह में फिर मुलाकात होगी हर्षदा, मेरी, नीरज जी और आशीष की। आपसे मॉर्निंग कॉल में उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।